थैंक यू सर। तो मैं 19th रैंक हूँ, एक्साइज सुपरिटेंडेंट पोस्ट मुझे मिली है। अभी तक मैं ज्वाइन नहीं कर पाया हूँ क्योंकि अदर कमिटमेंट्स थी मेरी। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, तैयारी अच्छे से चल रही होगी आप लोगों की। कुछ दिक्कत हो रही है तैयारी में आप लोगों को? नहीं ना? अभी तो इनिशियल फेज में आप लोग, बहुत चीज़ समझ में आ रही होगी, बहुत चीज़ नहीं समझ में आ रही होगी। तो आज उसी डाउट्स को मैं क्लियर करूँगा, आप लोगों से फिर क्वेश्चन आंसर भी पूछूंगा। आप लोगों को कोई डाउट है तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस साझा करने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना? लास्ट तक आवाज़ जा रही है मेरी? ठीक है। आप लोगों को पता ही होगा, ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था 69th बीपीएससी में। बताया गया आप लोगों को? ठीक है, तो मैं ये सब बताऊंगा, अपनी पहली जर्नी डिटेल्स अपनी बताऊंगा। तो आप लोगों के द्वारा मुझे गूगल फॉर्म्स प्राप्त हुआ था, उसमें क्या क्या क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा था, मैं उसकी थोड़ी प्रिपरेशन करके आया हूँ कि मैंने क्या क्या किया था। बेसिकली मैं वही बताऊंगा कि मैंने क्या क्या किया था। आप लोगों को अगर सूट करे तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं खुद के प्रिपरेशन में। सबसे पहले मैं अपनी जर्नी थोड़ी सी बता देता हूँ। ठीक है, तो मेरी जर्नी 3 फेज में मैं बताऊंगा, यूपीएससी, यूपी पीसीएस और फिर बीपीएससी। दिख रहा है लास्ट तक? तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट 2020 में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ। 2021 अगेन प्रीलिम्स नहीं हुआ। 22 प्रीलिम्स नहीं हुआ इसमें भी। 21 फर्स्ट अटेम्प्ट यूपीपीसीएस में प्रीलिम्स नहीं हुआ। 22 फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स क्लियर हुआ था, बहुत खुशी हो रही थी मुझे। इसी ये मेरा फर्स्ट मेंस हुआ था फिर अपनी जर्नी में, लेकिन मेंस क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, ये जर्नी थी मेरी। एक सेकंड और बता देता हूँ इसमें। फिर 67th बीपीएससी, ये 2022 में हुई थी, प्रीलिम्स नहीं हुआ। 68th अगेन प्रीलिम्स नहीं हुआ। 69th इसमें प्रीलिम्स भी हुआ, मेंस भी हुआ और फाइनल रैंक भी आई। तो आप लोग देख सकते हैं फेलियर कितना ज़्यादा है, सक्सेस बस यहाँ दिखेगा आपको, यहाँ दिखेगा। ये रही जर्नी। तो बीपीएससी में की तैयारी मैंने होलिस्टिकली इसके बाद शुरू की थी, जब इतना कुछ हो चुका था। उसके बाद 67th बीपीएससी हुआ था सितंबर 22 में, इसमें भी नहीं हुआ था। मैं इसकी भी बता देता हूँ इसका वो मिटा कैसे सकते हैं, क्लियर करना पूरा। ठीक है, 67th बीपीएससी में प्रीलिम्स स्कोर 110 मार्क्स थे मेरे, लेकिन नहीं हुआ। 113 कट ऑफ था मुझे लगता है शायद। उसके बाद 68th बीपीएससी प्रीलिम्स 89.5, नेगेटिव मार्किंग पहली बार आया था बीपीएससी में, और कट ऑफ था आई थिंक 91 कट ऑफ था। और फिर 69th बीपीएससी में प्रीलिम्स स्कोर थे मेरे 96 और कट ऑफ 91.67। तो जो फेलियर था उसको मैंने कभी फेलियर की तरह देखा ही नहीं, वो लर्निंग प्रोसेस था। तब जाके ये बहुत टफ पेपर माना गया था बीपीएससी की हिस्ट्री में 69। लेकिन मेरी प्रिपरेशन अच्छी थी, तो सब जबकि सबसे कम पढ़ा था मैंने प्रीलिम्स में इसलिए। लेकिन हिस्ट्री में मैंने जो पढ़ा वो यहाँ पे काम आए, आज तक जो 3 साल से मैं पढ़ रहा था। ठीक है, उसके बाद अब अपने मेंस के स्कोर में एक बार बता देता हूँ, तभी आप लोगों को लगेगा कि मैं क्रेडिबल हूँ या नहीं थोड़ा सा। ठीक है, मेंस के स्कोर 69th बीपीएससी। जीएस 1 में 188 मार्क्स थे मेरे। जीएस 2 में 148 मार्क्स थे।
और इंटरव्यू में मेरे 96 मार्क्स थे, शायद सेकंड हाईएस्ट मार्क्स थे मेरे इंटरव्यू में 96। 98 शायद एक मेरे कलीग ही है एक्साइज डिपार्टमेंट, शायद वो उसको आया हुआ था, तो ये स्कोर आया था। जो पर्सनैलिटी 3 साल से डेवलप हो रही थी रेजिलियंस वाली, वो इंटरव्यू में काम आया। तो आप लोग कभी मत सोचिएगा कि एग्जाम क्लियर ना हो रहा हो तो कुछ हाथ से छूट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं वो दिखेगा ही, चाहे मेंस में दिखेगा कि आप कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, या इंटरव्यू में आपकी रेजिलियंस वो लोग इंटरव्यू बोर्ड देखेंगे, ठीक है। ये रही मेरी बेसिक जर्नी। ठीक है, तो आप लोग, ये तो मेरी जर्नी हो गई बेसिकली। तो आप लोगों को थोड़ा सा बैकग्राउंड मैंने दे दिया अपने बारे में। अब गूगल फॉर्म्स के थ्रू आप लोगों ने जो सवाल पूछे थे उसके मैं डाउट्स लिख कर लाया हूँ कि क्या क्या मैंने किया था। तो स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में आप लोगों से फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप लोगों को कोई दिक्कत है या नहीं। सबसे पहले तो आप लोगों ने पूछा था जर्नी, बेसिकली तो मैंने बता ही दिया। सबसे पहले डेली रूटीन आप लोगों ने पूछा था कि कैसे बनाएं। आप लोगों की क्लास जहाँ तक मुझे पता है 4 बजे से 7 बजे के बीच में होती है। तो मैं सबसे पहले अपनी रूटीन बता देता हूँ एक बार। आप लोगों को अगर किसी को सूट कर रही है तो थोड़ा सा ऊपर नीचे करके 1 घंटे आगे पीछे कोचिंग के साथ आप अलाइन कर सकते हैं। सबसे पहले एक दिन को ना 3 पार्ट में बांटिए, ठीक है ना। एक अप टू 2 PM, मॉर्निंग में आप थोड़ा सा अर्ली उठा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि फिर दिन आप लोगों के पास यूटिलाइजेशन करने का ज़्यादा वो होगा। अब फिर एक मैं बताता हूँ 2 बजे से 6 बजे के बीच का, और फिर इसके बाद 6 बजे के बाद क्या कर सकते हैं हम। तो मेरी रूटीन ऐसी रही थी, मैं 9 बजे एट एनी कॉस्ट पढ़ने बैठ जाता था और मैं लाइब्रेरी में ही पढ़ता था 9 बजे से लेके 10:30 बजे तक। आप लोगों ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा है न्यूज़पेपर। सबसे पहला काम मेरा न्यूज़पेपर पढ़ना, 1.5 घंटे। आप लोग न्यूज़पेपर की आदत लगा लीजिए, क्योंकि ये बहुत आगे जाके आप लोगों को हेल्प करेगी। फिर 10:30 से मैं 11:45 ले लेता हूँ, या 1 भी ले लेता हूँ कभी कभी। एक कोई बड़ा सब्जेक्ट उठाता था, जैसे पॉलिटी हो गया, ठीक है, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, या इकोनॉमिक्स हो गया। इन चारों में से एक बड़ा सब्जेक्ट को है, ठीक है। और जो उठा लिया उसको फिर जब तक खत्म ना हो जाए उसको फिर छोड़ना नहीं है, उसको पढ़ते रहना है सेम सेम रूटीन के साथ, ठीक है। मैं बताऊंगा कि जब बोरियत आ जाए तब फिर आप चेंज कैसे कर सकते हैं, स्विच कैसे कर सकते हैं। तो ये हो गया। फिर आप 10-15 मिनट का ब्रेक लेके फिर 1 बजे से आप 1:30 बजे तक, या फिर 1:45 तक आप कोई छोटा सब्जेक्ट उठा सकते हैं, जैसे साइंस उठा सकते हैं, इन्वायरमेंट उठा सकते हैं, ठीक है। और मेंस के लिए आर्ट एंड कल्चर उठा सकते हैं। मेंस के सिलेबस में आप लोगों का बहुत हाई स्कोरिंग टॉपिक ही है, मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर, पाला आर्ट एंड कल्चर, आप लोगों ने देखा होगा सिलेबस में, ठीक है ना। तो आप कोई छोटा सब्जेक्ट उठा सकते हैं। ये 2 दिन में आप चाहे तो ख़त्म कर सकते हैं इसका नोट्स। फिर 2 बजे आप लोग खाना पीना खाइए, एक आध घंटे मैं बोलूँगा आप लोग सो जाया करिए, क्योंकि सेकेंड हाफ में फिर एनर्जी चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। तो आप फिर 4 बजे से पढ़ाई स्टार्ट करिए, 4 बजे से 6 बजे तक। मैं उसके बाद बताऊंगा कि इसमें पढ़ना क्या है, प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है, मेंस के लिए पढ़ना है, ठीक है। मैं बताता हूँ अभी। 4 से 6 आप पढ़िए। जो छोटा सब्जेक्ट आपने यहाँ पे उठाया, क्योंकि मोमेंटम इस सब्जेक्ट का आपका होगा, ठीक है। आप लोग नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग, आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये मैं 2-3 साल के प्रिपरेशन के बाद ये मैंने डिवाइस किया, तो बहुत हेल्पफुल है ये। तो यहाँ से मोमेंटम बिल्ड हुआ, तो यहाँ मैंने फिर इसी सब्जेक्ट को फिर सो के उठा, फिर उसके बाद यही पढ़ा, ठीक है। साइंस, इन्वायरमेंट या आर्ट एंड कल्चर। फिर 6 से 6:30 बजे तक आप थोड़ा बाहर निकल सकते हैं, स्नैक्स वगैरह, चाय वगैरह, आधे घंटे का रिलैक्सेशन। लेकिन इसको भी मैंने बहुत इफेक्टिव बना लिया था, आप लोग भी बना सकते हैं। 2-3 दोस्तों का ग्रुप बनाए जो बहुत सीरियस हो, अच्छे से पढ़ने लिखने वाले हों, ठीक है। 2-3 तो ऐसे दोस्त होने चाहिए। तो आधा घंटा हम लोग चाय पियेंगे, तो उसमें भी कोई भी टाइम वेस्ट नहीं जाना चाहिए। दिन भर उन लोगों ने क्या पढ़ा, आपने क्या पढ़ा, वो डिस्कस करते रहिए कि मैंने ये पढ़ा, आज न्यूज़ में ये चल रहा है, जैसे नेपाल में क्राइसिस हो गया तो वो कुछ 2 पॉइंट बोलेगा कि ये हुआ, मैंने ये पढ़ा था, आप 2 पॉइंट बोलिएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोगों को भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी, ठीक है। फिर यहाँ से 6:30 बजे आइए आप लोग, फिर 8:30 बजे तक
ये वाला जो बड़ा सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं इसको फिर कंटिन्यू करिए। अगर आप 2 सब्जेक्ट पर डे फॉलो करेंगे तो यही वाले को कंटिन्यू करिए। आप 3 सब्जेक्ट करना चाहते हैं तो अगर यहाँ पे पॉलिटी पढ़ा तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स उठा लिया। लेकिन 2 सब्जेक्ट में करना चाहते हो, अगर दिन में पॉलिटी पढ़ा तो यहाँ भी पॉलिटी होना चाहिए। ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना सबको? ठीक है, ये हो गया। 8:30 बजे तक आपका पूरा हो गया। 9 बजे सुबह में बैठ के 8:30 बजे तक आप लोगों ने बहुत कुछ कर लिया। अब बात आती है रिवीजन की। सिर्फ पढ़ने से तो नहीं होगा, रिवाइज करना ही पड़ेगा। और मैं जो टेक्निक अपनाता था, एक तो जब नोट्स बना के ये फेंक नहीं दिया, उसको वापस से उसी समय एक बार रीड कर लिया एटलीस्ट, अपने नोट्स में मैंने क्या लिखा है एक बार पढ़ लिया, रिवाइज हो गया थोड़ा सा। और फ्रेश वो आपने नोट्स बनाया तो आपको याद रहेगा वो। एक बार फिर 8:30 बजे के बाद फिर आके मैंने जो दिन भर पढ़ा उसको आके रिवीजन कर लिया फिर से। ज़्यादा से ज़्यादा कुल मिला के 5-6 पेज आपने नोट्स बनाया होगा। ठीक है, उसको बस रिवाइज करना है 8:30 बजे। और मैं एक दिन में 3 बार रिवाइज कर लेता था, तब जाके रिटेंशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ी। अब कैसे आप लोग बोलेंगे 2 बार हुआ? अब फिर मैं जब ये रिवाइज कर रहा हूँ तो साथ में मैं फ़ोटो भी खींच ले रहा हूँ, जो भी है उसका मैं फ़ोटो खींच ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है रात में जाकर फिर मैं फ़ोन चलाऊँगा, लेटे सोशल मीडिया चलाऊँगा, ये चलाऊँगा। तो वो नहीं, वो अवॉइड करने के लिए मैं जब लेटे हूँ फ़ोन पे मैं रिवाइज कर ले रहा हूँ देखते देखते। वो ज़्यादा ईजी है, क्योंकि आप लोगों को भी लगेगा दिन भर पढ़ा हूँ तब थोड़े रेस्ट चाहिए, लेटे हुए हैं तो आप फ़ोन देख देख कर रिवाइज भी हो गया। एक दिन में जब 3 बार रिवाइज कर लीजिएगा, 2 बार रिवीजन हो गया, 1 बार नोट्स बना लिया, तो रिटेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और नेक्स्ट डे जब सेम सब्जेक्ट को कंटिन्यू करेंगे, पहले ये फिर ये, तो आप आगे का चीज़ बढ़ाने से पहले एक बार गो थ्रू हो लीजिए उसी चीज़ से। अब बोले 3 बार रिवीजन हो गया एक दिन के अंदर, ठीक है? इसके बाद आप देखिएगा वो चीज़ आप कभी भूलिएगा ही नहीं। 3 साल बाद भी आपको वो चीज़ याद रहेगा। एक्चुअली ऑप्शन देख के तो आपको याद आ ही जाएगा। ठीक है, यहाँ तक करिए। अब बात आती है कि यहाँ पे क्या करना है अप टू 2 PM, और यहाँ पे क्या करना है, इसको यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो ये फर्स्ट हाफ आप लोगों के लिए मेंस नोट्स में होना चाहिए, मेंस के नोट्स के लिए। ठीक है, और यहाँ के बाद आपके प्रीलिम्स की प्रिपरेशन होनी चाहिए। फैक्ट्स पढ़िए, प्रीलिम्स में फैक्ट्स बहुत ज़्यादा काम आएंगे, लेकिन वही फैक्ट्स मेंस में भी काम आएंगे। आप डेटा वहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है ना, किसी को कोई डाउट है? ठीक है, तो मैं आगे बढ़ाता हूँ। आप लोग को बाद में अगर कुछ डाउट है तो लिख के रख लीजिए, बाद में मुझे पूछिएगा। ठीक है, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन था कि स्टडी प्लान्स, एक सब्जेक्ट को कैसे डेली पढ़ें। तो सबसे पहले तो सारे सब्जेक्ट डेली नहीं पढ़े जा सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया, अगर आपने पॉलिटी उठाया तो जब तक ये ख़त्म ना हो जाए तब तक आपको दूसरे सब्जेक्ट में भागना ही नहीं है। दूसरा सब्जेक्ट आपने उठाया, मानकर चलिए जनरल साइंस, ये प्रीलिम्स के लिए, या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेंस के लिए, तो जब तक इसके नोट्स ख़त्म ना हो जाए आपको दूसरा सब्जेक्ट उठाना ही नहीं है। तो ये चलेगा 3 हफ्ते चलेगा, 4 हफ्ते चलेगा, 1 मंथ चलेगा, लेकिन एक बार आपका नोट्स बन जाएगा तो आप फिर ज़िंदगी भर उसी नोट्स को 2 साल 3 साल तक पढ़ते रहिएगा। तब जाके मेंस में जो आंसर राइटिंग करिएगा उसको उसमें बहुत निखार आएगा। फिर एक बार जब सब कुछ याद रहेगा आपको, तब आप लोग फिर इनोवेशन लाइएगा कि कहाँ पे ये डायग्राम बनाऊँ फेडरलिज्म का, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये सब डायग्राम कब आएगा? जब सब कुछ आपको याद रहेगा, मुजबानी याद होगा। ठीक है, तब ये सब इनोवेटिव डायग्राम ऐसे आते हैं। तो ये तो वही हो गया कि सब सब्जेक्ट डेली नहीं पढ़ा जा सकता। 2-2 सब्जेक्ट लीजिए, 3-3 सब्जेक्ट लीजिए, उसको पहले कंप्लीट करिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट में पढ़िए। ज़्यादा सब्जेक्ट है नहीं, 7-8 सब्जेक्ट आपके होंगे, 10 सब्जेक्ट मान कर चलिए, तो आप 4 से 5 महीना में नोट्स बना सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए भी आपकी तैयारी हो जाएगी, समझ रहे हैं? तो ऐसे ही करना है। किसी ने पूछा था मेरा प्लान एंड फार्मूला क्या था। तो प्लान फार्मूला जैसा कुछ होता नहीं है। आप लोगों ने देखा कि फेल कर कर के मैं सीखते गया, तो शॉर्टकट कुछ नहीं था। फिर जब चीज़ें याद होने लगी, मेरे नोट्स बीपीएससी के मैंने 67th के समय ही बना लिया था।
संथाल रिवेलियन क्या होता है, कॉन्सिक्वेंसेज क्या था, कॉजेज क्या था। 67 मतलब सितंबर से नवंबर 2022 के बीच ही मैंने बना लिया था। तो 1 साल तक फिर मैंने वही पढ़ा, तब जाके एक एक चीज याद हुई मुझे। अब समझ में आया ना। तो ये हो गया, यही प्लान फॉर्मूला था, रिवीजन, मैक्सिमम रिवीजन। और किसी ने पूछा तो नहीं था नोट मेकिंग के बारे में, लेकिन मैं नोट मेकिंग के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि नोट मेकिंग आपका नहीं होगा तो फिर कोई फायदा नहीं है, फिर मेंस कभी आप आंसर लिख ही नहीं पाइएगा, क्योंकि आप ये पढ़ेंगे आप भूल जाएंगे। तो नोट मेकिंग बहुत जरूरी होता है। तो आप लोग इस पे बहुत ज़्यादा अच्छे से फोकस करिएगा। मैं तो बोलूँगा कि एक बार अब्राहम लिंकन ने बोला था एक बार कि आपके पास 3 घंटे है, तो 2 घंटे पेड़ काटने के लिए, तो आपको 2 घंटे बस कुल्हाड़ी को शार्पन करने में लगाने चाहिए, फिर 1 घंटे आप पेड़ काटो। तो आप नोट मेकिंग में अगर 1 साल आपके पास टाइम है, नोट मेकिंग में आप 6 महीने भी लगा दिए ना, वो आपका काम, आपका 4 महीने में एफिशिएंसी फिर बच जाएगा, 6 महीने, नेक्स्ट के 6 महीने में। ठीक है, तो यही हो गया। तो और मैं बताता हूँ थोड़े से नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। सबसे पहले सबके पास A4 शीट होना चाहिए, ठीक है। आप कॉपी में भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बोलूँगा लूज शीट्स रखिएगा। ये A4 शीट हो गया एक। मैं ऐसे करता था, उसको फोल्ड करके 4 पार्ट में बांट देता था एक A4 शीट को। तो मैं आगे पीछे मिला के 8 सेक्शन में बट गया ये। यहाँ पे मेरे नोट्स आएंगे संथाल रिवेलियन, यहाँ पे मुंडा रिवेलियन, यहाँ पे आ गया गांधी जी, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, एक ही में 4 नोट्स हो गए मेरे हिस्ट्री के। रिवाइज करना कितना आसान हो गया। अब नोट्स बनाने कैसे हैं। संथाल में सबसे पहले इंट्रोडक्शन आपके नोट्स में ही होना चाहिए। आप इंट्रोडक्शन क्या लिखोगे, ठीक है। सब कुछ देखो कैसे मैं टेम्पलेट बना के आपको दे रहा हूँ, ताकि अब एग्जाम में यही रेप्लिकेट होगा। आपके नोट्स आपके आंखों के सामने घूमेंगे कि यहाँ पे ये लिखना चाहिए, यहाँ पे ये लिखना चाहिए। भूल भी जाएगा, आंख बंद करेगा, सब कुछ आपके आंखों के सामने आ जाएगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन भी लिखिए, फिर कॉजेज क्या थे, कॉन्सिक्वेंसेज क्या थे। हिस्ट्री में तो वे फॉरवर्ड जैसा कुछ होता नहीं है, फिर कंक्लूजन क्या होगा। ये सब कुछ आपके नोट्स में पहले से होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि आप करंट अफेयर्स को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन में भी, लेकिन मैं बाद में बताऊंगा। आप समझ गए, सेम टेम्पलेट इसमें मुंडा रिवेलियन में भी आपको सेम फॉलो करना है। और यहाँ पे हिस्ट्री में गांधी, नेहरू, टैगोर सिलेबस में लिखा हुआ है कि इनके विचार क्या थे। तो सोशलिज्म पे आएगा, नेशनलिज्म पे आएगा, इंटरनेशनलिज्म पे, एजुकेशन पे, ठीक है, इंडस्ट्रीज पे आ सकता है। यहीं से इंटीग्रेट, सोशलिज्म से इंटीग्रेट कर सकते हैं इसको। गांधी जी के बारे में भी ऐसे ही आएगा, टैगोर के बारे में भी ऐसे ही आएगा। ये भी आपके नोट्स में होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये हिस्ट्री का मैंने नोट्स बनाना सिखाया, लेकिन इसमें करंट अफेयर्स कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, जो मैंने बताया डेली रूटीन में जो सबसे पहला काम न्यूज़पेपर। 2 अक्टूबर अभी गया, गांधी जी पे बहुत सारे आर्टिकल्स आए होंगे, तो कुछ ऐसा उसमें ऐसा आपने चीज पढ़ा जो बाकी किसी को नहीं पता है। इसीलिए बोलते हैं न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है। 1.5-2 घंटे भी आपको लगे, लेकिन पढ़ना चाहिए न्यूज़पेपर, ठीक है। जैसे कुछ पढ़ा, कुछ इवेंट के बारे में कि कभी इंग्लैंड में उनके साथ ये हुआ था, उन्होंने ये किया था, ऐसे करके पॉजिटिव चीज। तो आप यहाँ पे जब नोट्स बनाए तो यहाँ पे आप इंटीग्रेट कर सकते हैं उस पॉइंट को जो यहाँ पे आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा। ये जो बच्चे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते वो तो ये लिखेंगे नहीं, और न्यूज़पेपर जो पढ़ते भी हैं, जिन्होंने नोट्स में नहीं लिखा, उनको तो रेप्लिकेट नहीं होगा फिर 1 साल बाद। लेकिन आपने वहीं से न्यूज़पेपर पढ़ के आपको याद आना चाहिए, उसमें नोट्स में मैं इंक्लूड कर सकता हूँ इसको। तो नोट्स वहाँ से उठा के मैंने नोट्स में थोड़ा थोड़ा जगह कहीं रहा ही, फिर मैंने नोट्स में डाल दिया। करंट अफेयर्स इंटीग्रेट हो गया हिस्ट्री के क्वेश्चन में भी। अब यहाँ से भी आप इंट्रोडक्शन में भी कर सकते हैं। 1869 गांधी जी का जन्म, मान सकते हैं 150 साल, हम ऑलमोस्ट 150+ साल गांधी जी के उसका हो गया। एक्स्ट्रा फैक्ट आप बता रहे हैं, ये भी ऐसे भी इंट्रोडक्शन हो सकता है। फिर आप मेन चीज यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सेम नेहरू के बारे में, सेम टैगोर के बारे में। तो ये हिस्ट्री के नोट्स ऐसे ही होने चाहिए, समझ में आ गया।
और नोट्स बनाने हैं सबको, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाए, क्योंकि आज नहीं तो कल उसकी जरूरत पड़ेगी। आप लोग जितना जल्दी नोट्स बना लें उतना आप लोग आगे रहिएगा बाकी से। और क्योंकि ये कंपटीशन है तो सामने वाले आपका कंपटीटर है, आपने बनाया सामने वाले ने नहीं बनाया तो सामने वाला पीछे हो गया और आप ऐसे ही आगे हो गए सबसे। समझ में आया ना? इसलिए नोट्स तो सबको बनाने ही है। तो ये हो गया। फिर आंसर राइटिंग के बारे में अब मैं क्या GS2 पॉलिटी के बारे में भी कुछ समझा दूं, नोट्स कैसे बनाने हैं? ठीक है। कुछ मैं सैंपल नोट्स लाया हूँ तो वो PDF PPT होगा, वो आप थोड़ा अरेंज कर दीजिए। ये पॉलिटी के नोट्स में बता रहा हूँ। आपको जो मटेरियल मिला है, मैं कल देख रहा था तो बहुत बढ़िया से उसको अरेंज किया गया है कि पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, फिर प्रियम्बल, जैसे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स है वैसे ही आपको दिया गया। उसके बाद आर्टिकल 1 से समथिंग यूनियन एंड टेरिटरीज, फिर सिटीजनशिप, फिर फंडामेंटल राइट, फिर DPSP, फिर फंडामेंटल ड्यूटी, ऐसे ही आपको दिया गया। और ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल के थ्रू लिखा गया। ठीक है ना? तो आपको पॉलिटी में कैसे बनाने हैं नोट्स, सबसे पहले क्या क्या चीजें होनी चाहिए नोट्स में आपके? आर्टिकल्स तो मस्त, मुंह जुबानी याद होना चाहिए। जैसे फेडरलिज्म आया तो आपको कुछ कुछ आर्टिकल आने चाहिए कि शेड्यूल 7, आर्टिकल 246 से 293 फेडरल प्रोविजन है इसमें। ये सब देखिए, बाकी सारे बच्चे नहीं लिखेंगे लेकिन आपके नोट्स में आप लोग बार बार रिवाइज कर रहे हैं तो तुरंत आपको रेप्लिकेट होगा और यही सब फिर मार्क्स ला के देंगे आपको। ठीक है? और कुछ चीजें मैं लिख कर लाया हूँ, एक सेकंड। आर्टिकल्स होने चाहिए, फिर कमीशंस होने चाहिए, सब आपको दिया गया, सब आपके नोट्स में होना चाहिए स्टार्टिंग में ही। ठीक है? ये पॉलिटी में ये तो होना ही चाहिए, आर्टिकल्स, कमीशंस, और सब। और आजकल सबसे ज्यादा ये चल रहा है केस लॉज, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला। ठीक है? जैसे आप प्रियम्बल पे बना रहे हैं तो प्रियम्बल पे अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, शायद ये नाम है, सुब्रमण्यम स्वामी जजमेंट, कि प्रियम्बल बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। जब क्वेश्चन आए तो आप नोट्स में आपके ये जजमेंट होना चाहिए। अब इंट्रोडक्शन कैसे लिखिएगा प्रियम्बल के? 69th BPSC में प्रियम्बल पे क्वेश्चन आया था, किसी ने देखा होगा तो याद होगा उसे। हम देखिए पहले प्रिपेयर कर ले रहे हैं सारे और यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। प्रियम्बल पे क्वेश्चन आया था, अमेंडमेंट प्रोसीजर पे क्वेश्चन आया था, सब आपके रिसोर्स में होगा। ठीक है? तो इंट्रोडक्शन हम दो तरह से दे सकते हैं। एक तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट इन द फेमस सुब्रमण्यम स्वामी जजमेंट रीअफर्म दैट प्रियम्बल इज बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे आपने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिया। अब बाकी सब लिख रहे हैं प्रियम्बल इज द इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, आपने ये लिखा इंट्रोडक्शन में, तो किसको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे आप बताइए? आधा एक मार्क्स आपको मिलेगा एक्स्ट्रा। तो ये है कि पहले से हम तैयारी कर रहे हैं कि क्या क्या पूछा जाएगा और हम पहले से रेडी हैं। ये हो गया। तो मैं आपको नोट्स के सैंपल कुछ दिखाना चाहता हूँ अपने, तो आप PPT थोड़ा सा देख लीजिए। एक सेकंड, नहीं ये नहीं, मेंस नोट्स होगा मेरा लास्ट में। ये बहुत ज़्यादा पेज का होगा, 65 पेज इसका। मैं अपने टेस्ट पेपर्स भी दिखाऊंगा ऑफिशियल वाले। ठीक है? इसमें और होगा 130 के ऊपर जाइए। ऊपर। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैं कर लेता हूँ।
लेकिन मैं आपको इसकी बात कर रहा था, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये 69th में क्वेश्चन भी आया था। ये नोट्स में मेरे देखे जो जो चीज़ हैं, टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट कैसे होते हैं, स्पेशल मेजोरिटी इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए क्या चाहिए। और देखिए सेम क्वेश्चन मैंने नोट्स बना लिया, फिर भी देखो मैंने जजमेंट भी ये सब लिखा। ये एक्चुअली बेसिक फीचर का है। तो ये मैंने बना लिया। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए मैंने कैसे प्रेडिक्ट कर लिया था पहले कि ये क्वेश्चन आने वाले हैं। सारे नोट्स हैं मेरे, टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट, प्रोसीजर क्या क्या है। देखो प्रोसीजर के बारे में, क्योंकि अमेंडमेंट से यही चीज़ आएंगे, प्रोसीजर क्या है, फिर टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट। अच्छा फिर से चला गया। मैं कर लेता हूँ, नीचे होगा। इसके ऊपर है, इसके ऊपर है, इधर ही होगा कहीं। ये छोड़ छोड़। क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, कैसे प्रेडिक्ट कर लिया था मैंने। और सेम चीज़ लिखा है, 3 वेज, आर्टिकल 368 आर्टिकल जिक्र किया मैंने। आर्टिकल 368 जिक्र किया 3 वेज में, 1 2 3। ये मैंने दिखाया कि प्रोसीजर क्या क्या है। मैंने पहले से मेरे नोट्स में थे ये, तभी जाके देखो कितने फास्ट ये लिखने। 6 मिनट में आपको एक ये शॉर्ट आंसर लिखना पड़ेगा, 6 से 7 मिनट में। तो जब याद रहेगा तब ना लिखेंगे। तो वही चीज़ मैं बार बार रिवाइज कर रहा था, हर दूसरे दिन मैं रिवाइज कर रहा हूँ। तो तुरंत अपने आप देखो ये अपने का अब सारे पॉइंट रेप्लिकेट हो रहे हैं। उसका क्रिटिसिज्म, ठीक है। देखो इधर, फिर पहले से मैंने ये रिसोर्स में आपके होगा कुछ कुछ मेंशन कि किस पॉलिटिकल कमेंटेटर ने क्या बोला है। तो अमेंडमेंट प्रोसीजर के बारे में आइवर जेनिंग्स ने बोला। एक बार मेरा कोई ये पढ़ो, दिख रहा है आप लोगों को, ये बड़ा कर दूं? अच्छा मैं पढ़ देता हूँ, मैं रीड कर देता हूँ। मैंने क्या लिखा लास्ट में कंक्लूजन में, हाउ एवर आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैव केयरफुली crafted the provisions of amendment procedure which Sir Ivor Jennings described as strikes a good balance between rigidity and flexibility। पढ़ के सुन अच्छा लगा? और कोई बाकी एस्पिरेंट ऐसे लिखेंगे, therefore thus this is good process। अब बाकी मुझे 1 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा यहाँ पे, एक एक जोड़ के। फिर ऐसे इतने सारे क्वेश्चन में आपने हर एक चीज में कुछ अलग कर लिया, लेकिन ये अलग आया कहाँ से है? आपने नोट्स मेकिंग में बहुत मेहनत किया, अलग अलग जगह ढूंढ के कि प्रियम्बल पे किसने क्या बोला है, अमेंडमेंट प्रोसीजर पे किसने क्या बोला है, और आपने नोट्स में इंक्लूड करते गए वो, तब जाके वो रेप्लिकेट होगा। समझ में आ रहा है ना सबको? तो मैं इसीलिए बोल रहा था कि नोट्स जरूर बनाए। आपका एक नोट मेकिंग में लिखा हुआ था नो क्वेश्चंस आस्क्ड। मैं सरप्राइज था कि बिना नोट्स के आप लोग फिर पढ़ेंगे कैसे। तो नोट्स सबसे जरूरी है, मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है नोट्स मेकिंग, ठीक है। आपको नोट्स बढ़िया हो तो आपकी रैंक आएगी ही मेंस में, ठीक है ना। इसके बाद आंसर राइटिंग में कुछ आपके इसी पेपर से मैं पहले आंसर राइटिंग के बारे में आपको बता देता हूँ, कर लेता हूँ मैं से। आप लोगों को यहाँ पे दिक्कत होता होगा मुझे लगता है, ये टेल वर्ड्स पकड़ने में, कहाँ पे कमेंट, कहाँ पे डिस्कस, कहाँ पे क्रिटिकली एनालिसिस बोलते हैं। तो मैं बोलूंगा कि आपको मैं कुछ लिखा देता हूँ, व्हाइट पेज आ जाएगा, दिख रहा है ग्रीन पेन से? कुछ कुछ आप लिख लीजिए ये, क्योंकि ये बहुत कम आएगा। सबसे पहले क्रिटिकली एनालाइज में होता है, पहले आपको पॉजिटिव्स लिखना है, लेकिन पॉजिटिव्स कम पॉइंट्स होने चाहिए।
मान के चलिए एटमोस्ट 5-4 पॉइंट रहने चाहिए शॉर्ट आंसर में, लॉन्ग आंसर में भी 4-5 रहने चाहिए, लेकिन थोड़ा एलेबोरेट उसको एक्सप्लेन करके। लेकिन नेगेटिव आपके कम से कम 5 पॉइंट रहने चाहिए। इसका मतलब ही होता है क्रिटिकली, मतलब क्रिटिसाइज करते हुए आप बताओ, ठीक है। नेगेटिव कम से कम 5 पॉइंट्स होने चाहिए इसमें। और इसीलिए कुछ भी बने, आप प्रीएम्बल के भी क्रिटिसिज्म है, फंडामेंटल राइट्स के भी क्रिटिसिज्म है, डीपीएसपी के भी क्रिटिसिज्म है। तो हर एक चीज का आपको नोट्स बनाते समय दोनों फैसेट लिखना है, पॉजिटिव्स क्या है, क्रिटिसिज्म क्या है। और आप हर एक चीज में तो वे फॉरवर्ड नहीं दे सकते, लेकिन कुछ कुछ सजेस्ट कर सकते हैं। जैसे बेसिक स्ट्रक्चर में आप अपने नोट्स में बना सकते हैं, क्या सजेस्ट किया जा सकता है। अगर इसको कोडिफाई कर दिया जाए तो ये सुप्रीम कोर्ट के आर्बिट्रेरी पावर को भी रोकेगा कि क्या क्या है एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट बता दो पहले से कि क्या क्या बेसिक फीचर में आता है, सेक्युलरिज्म, फेडरलिज्म, जो भी, ठीक है। ये आप अपने तरफ से वे फॉरवर्ड दे सकते हैं, लेकिन ये कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं। आपके पास एक से ज्यादा अगर सजेशंस हैं, ठीक है, कि सेपरेशन ऑफ पावर को इंश्योर करना चाहिए, तो ये दूसरा पॉइंट भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द स्टेट, स्टेट भी होना चाहिए, ठीक है। ऐसे करके आप पॉइंट्स बढ़ा सकते हैं। नहीं तो आप क्रिटिकली एनालाइज में अगर शॉर्ट आंसर है, आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं, देयरफॉर इट इज द नीड ऑफ द आवर टू मेक द बेसिक स्ट्रक्चर लिमिटेड थ्रू कोडिफिकेशन ऑफ इट्स प्रोविजंस, ऐसे करके लिख सकते हैं हम कुछ, ठीक है ना। क्रिटिकली एनालिस्ट का ये मतलब हुआ। आप देखिएगा घूम फिर के सबका नोट्स में आपको वैसे ही बनाना, आंसर भी वैसे ही लिखने, पॉजिटिव्स लिखने, नेगेटिव्स लिखने, किसी में वे फॉरवर्ड आएगा, किसी में नहीं आएगा, ठीक है। और सेकंड हुआ, ये फर्स्ट हुआ, ठीक है। सेकंड हुआ कमेंट। कमेंट में भी सेम चीज, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको बराबर की तरफ दिखाना है। पॉजिटिव्स 4 पॉइंट लिखेंगे, नेगेटिव्स 4 पॉइंट लिखेंगे। और यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि कहाँ पे आप जनरली इस वर्ड को अवॉइड करिएगा, और इस वर्ड को भी, पॉजिटिव्स नेगेटिव्स, क्योंकि किसी चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव्स नहीं होता है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं सिग्निफिकेंस, सेम चीज़ है, लेकिन आप थोड़े फॉर्मल लैंग्वेज में लिख रहे हैं, तो पढ़ने वालों को ये ज़्यादा बढ़िया लगेगा। अब इससे ज़्यादा बढ़िया लग रहा है ये। उसके बाद नेगेटिव्स की जगह आप लिख सकते हैं लिमिटेशंस। कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स का हमेशा चैलेंजेस नहीं होता, लिमिटेशंस होता है, ठीक है। तो पॉलिटी में हमेशा लिमिटेशंस आएगा। और बाकी इकोनॉमिक्स जो है, GS2 जो आपका, उसमें फिर चैलेंजेस आएगा, ठीक है। यहाँ पे लिमिटेशंस आ गया। और फिर वे फॉरवर्ड, ये वर्ड आना चाहिए, या फिर सजेस्टिव सॉल्यूशंस आना चाहिए, या फिर सिंपल सजेशंस भी लिख सकते हैं आप, ऐसे करके, ठीक है। कमेंट समझ में आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव्स होने चाहिए, और इसमें वे फॉरवर्ड तो होने ही चाहिए, ठीक है, लेकिन बराबर, इक्वल इम्फेसिस, ठीक है। 4 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स। अब हुआ डिस्कस। अब देखिएगा घूम फिर के सब चीज़ का सेम ही चीज़ मतलब है, तो आप लोग बेकार में उतना टेंशन ले रहे हैं कि क्या होता है। डिस्कस में भी सेम चीज़ होता है, पॉजिटिव, सिग्निफिकेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेगेटिव्स, लिमिटेशंस, चैलेंजेस, ठीक है, वे फॉरवर्ड, ठीक है। डिस्कस में भी सेम चीज़ होता है। अब देखिए कहीं कहीं पूछा जाएगा एक्सप्लेन, ये फोर्थ पॉइंट हो गया हमारा, एक्सप्लेन। फिर हो गया एलाबोरेट, इलस्ट्रेट विथ एग्जाम्पल्स। इसमें है कि आपको सिर्फ पॉजिटिव्स लिखना है, मतलब पॉजिटिव जैसा इसमें कुछ नहीं होता है, लिखना है कि यूनिडायरेक्शनल, मतलब जैसे पूछा जाए एक्सप्लेन द प्रियम्बल, तो आपको उस प्रियम्बल के सिग्निफिकेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स यही लिखना है, लिमिटेशंस नहीं लिखना। लेकिन अगर सेम क्वेश्चन आ गया आपको 38 मार्कर क्वेश्चन, 38 मार्कर, तो वो 6 पेज तो सिर्फ प्रियम्बल के फीचर्स और यही सब नहीं लिख सकते, तो आपको फिर यहां भी आप लिमिटेशंस लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सेम क्वेश्चन, लेकिन वो शॉर्ट में आया या फिर लॉन्ग में आया, समझ में आ रहा है ना। इलाबोरेट भी सेम होता है, इलस्ट्रेट का मतलब होता है एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स, ठीक है ना।
तो ये कीवर्ड्स है। और भी कोई कीवर्ड्स याद आ रहे किसी को जिसमें दिक्कत हो? नहीं? एनालाइज, एनालाइज में भी आप ये एनालाइज मतलब ही सेम होता है। पॉजिटिव्स आप खुद बोलिए, कोई पॉलिसी का एनालिसिस होता है तो पॉजिटिव्स तो नहीं होते सारे पॉलिसी के, नेगेटिव्स भी होंगे। एनालाइज मतलब भी सेम हुआ, पॉजिटिव्स नेगेटिव्स दोनों, और इक्वल एम्फेसिस, ठीक है। और एनालाइज में हमेशा वे फॉरवर्ड आपका लेकिन बहुत तगड़ा होना चाहिए। 4-5 पॉइंट ऐसे होने चाहिए कि आप अपना इनपुट दे रहे हैं। जैसे CA NRC पाया, तो इसको और बेटर कैसा बनाया जा सकता है, तो अपना इनपुट सब दीजिए उसमें, ठीक है। तो वो आपके इनोवेटिव पावर को दिखाएगा, क्रिएटिविटी को भी दिखाएगा कि आप मतलब लीग से हटकर आप क्या क्या सजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। ये हो गया। मैं पॉलिटिकल, ठीक है, ये तो नोट मेकिंग समझ में आ गया कैसे बनाने हैं, और कीवर्ड्स को भी मैंने बता दिया, टेल वर्ड्स कैसे होते हैं। और फिर मैं कुछ आपको वो दिखा सकता हूँ कि ये क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। अभी देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया, इज रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जस्टिफाइड, कमेंट। अब आप बोलिए क्या होना चाहिए। कमेंट पूछा गया, कमेंट। आगे समझ में, अब दिक्कत नहीं होगा ना कभी, ठीक है। दूसरे भी मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे पूछा गया पहला क्वेश्चन, क्रिटिकली एग्जामिन द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी रिगार्डिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या लिखेंगे? पॉजिटिव्स को कम लिखेंगे या ज़्यादा? समझ में आ गया? देख मैंने वही एक्सप्लेन कर दिया पहले, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद क्रिटिसिज्म, देखो 5 पॉइंट है मेरे, हैं। और फिर लास्ट में मैंने क्या लिखा, सिर्फ किसी चीज़ को नेगेटिव पे तो नहीं छोड़ सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजमेंट दिया तो हम नहीं बोलेंगे कि गलत है, इसको हटा देना चाहिए, जजमेंट को रिवर्स कर देना चाहिए, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। तो कैसे सजेशंस देंगे? हाउ एवर बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी एम्स टू प्रोटेक्ट, पहले मैंने नेगेटिव बता दिया कि चैलेंजेस क्या क्या है। इसको बैलेंस करने के लिए फिर मैं क्या लिखूंगा कंक्लूजन में, बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी एम्स टू प्रोटेक्ट आर्बिट्रेरी लेजिस्लेचर, सॉरी, प्रोटेक्ट arbitrary protect from arbitrary legislative and executive actions. Thus there is need for consolidation of this principle without undermining separation of powers principle, जो DPSP आर्टिकल 50 में भी लिखा गया है ना, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी। देखिए मैंने आर्टिकल भी यूज किया इसमें भी, समझ में आया ना। एक और मैं आपको सैंपल दिखा देता हूँ कीवर्ड्स का, जैसे आप लोग बोल रहे हैं, ये तो आप बता दिया आपने। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेन हाउ प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स ए ब्लूप्रिंट अबाउट द गोल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक्सप्लेन में क्या होगा, पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है, और इसमें बताना है कि एक्सप्लेन प्रियम्बल कैसे ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। तो मैंने बता दिया गोल्स पहले क्या क्या है। देखो यहाँ पे मैंने कैसे इनोवेट किया, जब मैंने पेपर दिया था तब सुब्रमण्यम स्वामी जजमेंट नहीं आया था, 24 में आया है, और ये 23 का पेपर है। तो मैंने क्या किया, यहाँ भी इनोवेटिवनेस देखो। N.A. Palkiwala described preamble as the ID card of the constitution और preface introduction to the constitution। बाकी सबसे अलग हो गया मेरा इंट्रोडक्शन, और मैं रेप्लिकेट क्यों कर पाया, क्योंकि मेरे नोट्स में था, मैं रोज यही पढ़ ही रहा था, प्रियम्बल मतलब क्या होता है, पालकेवाला ने ये बोला। सबसे अलग भी हो गया मेरा। यहाँ पे मुझे आधा आधा एक एक मार्क्स सब में एक्स्ट्रा मिल रहा है, आप देख रहे हो। या तो इंट्रोडक्शन जहाँ पे खराब हुआ, मैं कंक्लूजन इतना सुंदर लिख दूंगा कि आधा 1 मार्क्स वहां पे लिख देंगे, दे देंगे मुझे। और ये सब पहले से तैयारी है, पहले से मैंने करके रखा हुआ है कि क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पहले से मेरी तैयारी है। और ऐसे तैयारी करोगे तो आपको फिर डर नहीं लगेगा, कल से मेंस शुरू है, डर लग रहा है, बहुत लग रहा है, कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, यही से पूछेंगे घुमा फिरा कर, ठीक है। गोल्स लिख दिया, फिर प्रियम्बल प्रोवाइड्स ब्लूप्रिंट अबाउट द गोल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ठीक है। कुछ मैंने लिखा नेगेटिव्स वगैरह, कुछ लिखा नहीं लिखा,
Thus, preamble is important in realizing the goals of an innovative and inclusive society. ठीक है, लिख दिया, इनोवेटिव इंक्लूसिव सोसाइटी। समझ में आया ना एक्सप्लेन में कैसे लिखना है कमेंट, अब तो समझ में आ गया होगा, अब इसमें गलती नहीं होनी चाहिए कभी, ठीक है। अब मैं पॉलिटी के बारे में बता रहा था कि आप लोगों को क्या करना है पॉलिटी में। आर्टिकल अब कैसे यूज करने दिखाया मैंने, हर एक चीज का आर्टिकल है, ठीक है। तो आर्टिकल आने चाहिए, कमीशंस आने चाहिए, पॉलिटिकल कमेंटेटर जैसे मैंने दिखाया आपको, आइवर्ट जेनिंग्स के बारे में मैंने बताया, एन ए पालकी वाला के बारे में बताया। कमीशंस के बारे में मतलब आप लोग पढ़ेंगे कमीशंस के बारे में कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या क्या चेंजेस होने चाहिए। तो नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आई थी, फिर सरकारिया कमीशन, पूंजी कमीशन, ठीक है ना, ये गवर्नर से रिलेटेड, सेंट्रल स्टेट पावर से रिलेटेड ये सब था, ठीक है ना। आपको रिसोर्स में मिलेगा, तो नोट्स आपको बनाना जरूर है यहाँ पे, ठीक है। ज्योग्राफी की बात करते हैं, इसमें क्या क्या आने चाहिए नोट्स में। तो क्या क्या देखो, जैसे मॉनसून क्वेश्चन आया था हमारे समय में और बहुत इजी क्वेश्चन था। क्या क्या था, ऑनसेट कैसे होता है, प्रोग्रेस कैसे होता है, ब्रेक इन द मानसून क्या होता है, विड्रॉल ऑफ मानसून क्या होता है, क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है मानसून पे। तो ऐसे क्वेश्चन 38 मार्कर में आए थे। इसको मैं क्या छोड़ दूंगा बताओ। ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी मतलब ही मानसून होता है ना, सब कुछ मानसून डिटरमाइन करता है। तो ऐसे क्वेश्चन तो मैं जाने नहीं दूंगा। एक एक पेज में मैंने, हर एक पेज में मेरे डायग्राम थे, किसी में। अच्छा, सबको अब मैप बनाना आता है क्या? आता है सभी को? जल्दी जल्दी बना सकते हैं ना? इतना जल्दी बन जाता है? ठीक है। और किसी किसी में आप इतना नहीं बनाना चाहते हैं तो आप फिर डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। मानसून को समझाने के लिए काफ़ी है, ये हिमालयज हो गया, ठीक है, ऐसे करके, सॉरी, ठीक है। मानसून इधर से, फिर रिवर्सल विड्रॉल इधर से, इतना भी काफ़ी है। मैं आपको दिखाऊंगा अपने पेपर मैंने कैसे मानसून में लिखा। तो सबसे ज़रूरी क्या हो गया, मैप तो आने चाहिए, सुंदर सुंदर डायग्राम्स तो आने ही चाहिए, बेसिकली मैप ही आने चाहिए, ठीक है। और इसमें भी करंट अफेयर्स को इंक्लूड करना है। अब बताइए मुझे इंट्रोडक्शन में क्या मैं लिख सकता हूँ, मानसून से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो करंट अफेयर से, मतलब न्यूज़पेपर से, कोई बता सकता है? नहीं नहीं, वो सब तो ठीक है, डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इस बार का मानसून के बारे में आईएमडी ने बोला है कि अबव एवरेज हुआ है एंड बिलो एवरेज हुआ है। अब किसी ने अगर पहले से डेटा लिख के रखा हुआ है कि 177 सेंटीमीटर समथिंग ऐसे करके हुआ, तो और ज़्यादा स्पेसिफिसिटी आपके आंसर में आ गए। ये इंट्रोडक्शन मेरा हो सकता है। फिर मैंने बचा लिया मानसून क्या, क्योंकि 7 पेज 6 पेज लिखना होता है 38 मार्कर में। तो अब मैंने यहाँ पेज, यहाँ तक क्वेश्चन हुआ, यहाँ तक मैंने ये लिख दिया। अब यहाँ से शुरू, एक पेज मैंने वो कर लिया अपना कंज्यूम अच्छे से, नहीं तो 6 पेज क्या लिखिएगा मानसून में हर एक चीज़ में। तो यहाँ पे मैंने ये चीज़ लिखकर फिर यहाँ से मैंने शुरू किया, मानसून डेफिनेशन क्या है, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स, ऐसे करके, ठीक है। ये आपके रिसोर्स सब कुछ में सब कुछ होगा, आपको नोट्स बनाने हैं इसके। फिर ऑनसेट कैसे, एक पेज में ऑनसेट आना चाहिए, एक पेज में प्रोग्रेस आना चाहिए मानसून में कैसे है, ठीक है। एक में ब्रेक इन द मानसून क्या होता है और क्यों होता है, फिर विड्रॉल कब होता है, क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ज्योग्राफी मतलब ही क्लाइमेट चेंज, कोई भी ज्योग्राफिक फिनोमेना तो उसका क्लाइमेट चेंज पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। जैसे ओशियन है, सी लेवल राइज हो रहा है, तो ये सब इंक्लूड करना है इसमें। क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हो रहा है कि कहीं ज़्यादा बारिश, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, कहीं अचानक बहुत ज़्यादा बारिश हो जा रही है, अचानक फिर रुक जा रही है बहुत दिन तक, तो यही होता है। ब्रेक्स इन द मानसून, ब्रेक्स लंबा हो चुका है, इंटेंसिटी बढ़ चुकी है, ठीक है ना। और कहीं कहीं ऑनसेट भी, इस बार आप लोगों ने देखा होगा इंडिया में मानसून का डेट है केरला कोस्ट पे 1 जून, लेकिन इस बार 23-24 मई को ही आ गए थे, समझ में आ गया। और जो एकदम गांव में रहे होंगे आप लोगों ने देखा होगा अप्रैल मई तक, इस बार कल में आपके पानी नहीं आ रहा होगा, किसी ने नोटिस किया था क्या? बहुत जगह ऐसा हुआ था बिहार में। तो ये सब किसका इम्पैक्ट है, मानसून टाइमली नहीं हो रहा है, फिर इनफिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है बारिश का अच्छे से, ठीक है ना।
तो ये सब सबको इसमें जोड़ देना है, कहीं ना कहीं फिट हो जाएगा। मैं आपको अपने आंसर दिखाता हूँ मानसून वाला। देखो इस क्वेश्चन में मुझे 24 मार्क्स मिले थे, बाकी सबको इतने मार्क्स कभी मिलते नहीं है, लेकिन मैंने डायग्राम्स कितने सारे बनाए थे। टाइप्स क्लाइमेट चेंज, देखो क्या पूछा गया, डिस्क्राइब मॉनसून सिस्टम ऑफ इंडिया, इट्स नेचर, टाइप्स, क्लाइमेट चेंज, और क्या लिखा हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन, ये पता नहीं, ऐसे करके सब कुछ। अब इंट्रोडक्शन मैंने कैसे लिखा, monsoonal system in India is a unique geographical feature. This system in general refers to the seasonal monsoon reversal of winds from southwest to northeast. मैंने वो सिंपल वाला लिखा क्योंकि मुझे बहुत सारा कंटेंट पता था, तो मैं कॉम्प्लिकेशन में नहीं पढ़ा। और एक्चुअली ये भी है कि थोड़ा सा लेट हो गया था मुझे पॉलिटी के क्वेश्चन लिखने में, तो मैंने सिंपल रखा, मानसून सिस्टम इन इंडिया, ये बता दिया मैंने। एक एक चीज देखो जो जो पूछा गया, पहले बोले डिस्क्राइब, ये कीवर्ड छूट गया था ना, डिस्क्राइब मतलब एक्सप्लेन ही होता है, ठीक है, क्योंकि मानसून को क्रिटिसाइज तो नहीं करेंगे हम, तो वही है, डिस्क्राइब कैसे करेंगे, और हेडिंग ये होना चाहिए मानसून सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, देखो डायग्राम आ रहा है, आ रहा है, क्वेश्चन में जो पूछा गया नेचर पहला पार्ट आ रहा है, देखो इस पेज में भी डायग्राम आ रहा है, उसके बाद टाइप्स ऑफ मानसून पूछा गया था, आ गया, इस पेज में भी देखो हर एक पेज में एक डायग्राम, इसमें नहीं डायग्राम है क्योंकि इम्पैक्ट पूछा गया, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज है मानसून में, वहां पे डायग्राम नहीं बनाया, देखो यहाँ पे दो दो डायग्राम बना दिया एक पेज में, ईस्ट एंड वेस्ट जेट स्ट्रीम, ये जेट स्ट्रीम भी उसमें पूछा गया था कि उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, देखो जेट स्ट्रीम मैंने बना दिया। देखो फिजिबिलिटी ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट जेट स्ट्रीम, इस पे भी मैंने डायग्राम बना के ड्यूरिंग समर ड्यूरिंग विंटर्स बाइफर्केशन ऑफ वेस्ट जेट स्ट्रीम्स ये सब बना दिया। ठीक है, देखो कंटेंट की कमी है कि एकदम लास्ट 7 पेज तक मैंने लिखा, और लास्ट तक एकदम लिखा मैंने, दस इंडिया हैज बीन प्रोवाइडेड विथ यूनिक जियोग्राफिकल फीचर्स एंड देयरफॉर इट इज डिस्क्राइब्ड एज ए सब कॉन्टिनेंट। बाकी सबसे अलग हो गया मेरा यहाँ पे, यहाँ भी मुझे आधा 1 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा सबसे, क्योंकि ये सब कॉन्टिनेंट के बाद कोई लिखेगी, कोई लिखेगा या फिर लिखेगी नहीं। समझ में आ रहा है ना कैसे करना है, ज्योग्राफी में क्या क्या आना चाहिए, डायग्राम्स मैप्स आने चाहिए, ये तो ये ज्योग्राफी की चीजें हो गई। और हिस्ट्री में क्या आना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ, समझ में आ रहा है ना सभी को, ये सब आपके नोट्स में इंक्लूडेड होना चाहिए, वो सब चीज तभी याद रहेगा। हिस्ट्री में, हिस्ट्री इज ऑल अबाउट डेट्स एंड क्रोनोलॉजी ना, तो डेट्स क्रोनोलॉजी तो होने चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं यहाँ पे जो बाकी लोग नहीं करेंगे, यहाँ पे भी बैठे सभी तो नहीं करेंगे, लेकिन जिसने कर लिया उसको आधा 1 मार्क्स जरूर एक्स्ट्रा मिलेगा। देखो हिस्ट्री में सब बोलते हैं कि मैप्स वगैरह नहीं बनाने चाहिए, कैसे बनाएंगे मैप्स, बताओ कैसे बना सकते हैं मैप्स। बिल्कुल, क्या क्या पूछा गया था, चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताओ, तो मैंने क्या किया, ऐसे इंडिया बना दिया, यहाँ पे मैंने ऐसे किया, फिर ऐसे कर दिया, ये क्या है, ये है बिहार, चंपारण,
कुछ इसमें मैंने बहुत बड़ा चीज कर दिया नहीं ना, लेकिन देखने वाले को लगेगा ना ऐसे पढ़ रहे पढ़ते जा रहे वो ऐसे ऐसे रीड कर रहा है ऐसे ऐसे कर रहा है, अचानक मैप देखेगा तो उसको कुछ अलग दिखेगा इसमें। देखो यहाँ पे मैंने वो कर दिया, तो यहाँ पे भी मैप्स डायग्राम बनाए जा सकते हैं हिस्ट्री में। अब देखो न्यूज़पेपर में जो बता रहा था, मैंने बताया कि गांधी जी और वो सब के कैसे इंक्लूड कर सकते हैं न्यूज़पेपर करेंट अफेयर से। क्वेश्चन आएगा कभी पार्टीशन ऑफ बंगाल पे, क्वेश्चन आया कभी, क्योंकि बिहार तब बंगाल का ही पार्ट था तो आ ही सकता है, या फिर स्वदेशी मूवमेंट इसी का ऑफशूट है। ठीक है, मैं इंट्रोडक्शन कैसे लिख सकता हूँ इसका करेंट अफेयर से, बताओ। या तो किसी चीज का अगर 100 साल पूरा और 150 साल पूरा और अपने में वो इंट्रोडक्शन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कोई सोच सकता है मैं क्या लिख सकता हूँ स्वदेशी मूवमेंट। एक को किसी को पता होगा तो ये 7 अगस्त को हम नेशनल हैंडलूम डे बनाते हैं, तो स्वदेशी मूवमेंट। अगर अगस्त में पेपर हो आप लोगों का मेंस, तो आप अगस्त में अगर पेपर हो तो आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि रिसेंटली फ्यू डेज अगो नेशनल हैंडलूम डे वाज सेलिब्रेटेड, ऐसे करके फिर इसको स्वदेशी मूवमेंट से लिंक कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे अभी नोट्स बनाऊंगा तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा कि गवर्नमेंट्स एम्फेसिस ऑन आत्मनिर्भरता हैज बीन इंस्पायर्ड फ्रॉम इंडिया स्वदेशी मूवमेंट। आ गया? कोई ऐसा लिख पाएगा बताओ, इंटीग्रेट कर पाएगा? लेकिन आप लोग के नोट्स में ही है पहले से, तो आप लोग ने तैयारी ही ऐसे किया। करंट अफेयर्स इंक्लूड हो गया, न्यूज़पेपर काम में आ रहा है अभी, समझ में आ गया ना? तो ये हो गया हिस्ट्री में, ये होने चाहिए, ये होने चाहिए, और करंट अफेयर्स इंक्लूड आप वो कर लो। और एक सब्जेक्ट और इम्पोर्टेंट बचा, मैं बड़े बड़े सब्जेक्ट की बता रहा हूँ, बाकी तो आप लोग फिर टीचर्स हैं आपके पास। जैसे आर्ट एंड कल्चर, सिलेबस फिक्स्ड है, मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर, पालाज, पटना कलम। ठीक है, एक और जरूर पढ़ लीजिएगा जो सिलेबस में नहीं है, आज नहीं तो कल इस पे क्वेश्चन आएगा ये। ठीक है, जीआई टैग मिला हुआ है, बहुत प्रमोट किया जा रहा है इसको। ठीक है, क्वेश्चंस क्या क्या आएंगे, फीचर्स क्या क्या है, फीचर्स में हम क्या क्या लिख सकते हैं, किस डायनेस्टी ने बनाया, ये सब आप नोट कर सकते हैं, आपके नोट्स में क्या क्या होना चाहिए। किस डायनेस्टी ने बनाया, किस रीजन में बनाया, डायनेस्टी टाइमलाइन डायनेस्टी का, पैट्रोनेज किस राजा ने दिया। ये सब बाहरी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये सब कभी ये पैट्रोनेज और रीजन ये सब ज़्यादा शॉर्ट आंसर में यूज मत करिएगा, लेकिन लॉन्ग आंसर में ये जब आएगा तब ये सब पैट्रोनेज किस राजा ने दिया। उसके बाद अब बेसिक डिटेल्स पे, छोटे छोटे डिटेल पे, कि उस पेंटिंग्स में आइज कैसी होती है, ईयर्स कैसे बनाया जाता है, लिप्स कैसे होता है, हेयर कैसे होता है, ठीक है, किस मटेरियल से बनाया गया है, कलर्स कौन सा यूज होता है, उसके क्या क्या मटेरियल्स हैं। जैसे मधुबनी पेंटिंग में नेचुरल कलर्स यूज होता है, येलो कलर के लिए हल्दी का यूज होता है। ये सब आपके फीचर्स हो गए, ये सब आपके नोट्स में आना चाहिए। बस इसमें आपके देखिए एक लॉन्ग आंसर में आएगा ही क्वेश्चन 38 मार्कर में, एक 7 मार्कर आएगा है, कितना ईजी है ये। 4 हमारे पास, एक मैंने जो नोट्स को वो बनाया था ऐसे एक पेज में हो गया, लेकिन 38 मार्कर के लिए काफ़ी नहीं, तो आप ऐसे कर सकते हैं इसको, यहाँ पे नहीं करके एक पेज में पूरा मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर, इस तरफ पालाच, और पीछे में फिर पटना कलम और मधुबनी पेंटिंग, आगे एक ही पेज में हो गया। रिवाइज करने में कितना आसान हो जाएगा। ठीक है, इतने ये सब चीज़ें आनी चाहिए इसमें। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो आनी चाहिए, ड्राइंग्स या डायग्राम। कुछ नहीं आता बेसिक, स्तूपा पूछा गया कि अशोका ने स्तूपा बनाया 84,000 स्तूपा, कुछ नहीं, आपको ऐसे ऐसे बना के भी आप दिखा दीजिएगा, फिर ये साइड साइड से ये सब ऐसे करके, हर्मिका छतरी ऐसे करके, कुछ बड़ा वो किया क्या, लेकिन फिर मैंने बना दिया। ठीक है, डायग्राम जरूरी है। ठीक है, कुछ बेसिक डायग्राम ही ऐसे होते हैं, इसको मैं आपको दिखाता हूँ GS1 के, मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर
मॉडर्न आर्ट एंड वो आया था हमारे में, लेकिन शॉर्ट में आया था। देखो मैंने उसको इतना बढ़िया से लिखा था क्योंकि मेरे नोट्स में था, इसलिए उसमें मुझे 5.5 मार्क्स मिला था शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में। देखो मैं वो संथाल वो मैं नोट्स बना रहा था हिस्ट्री का, एक बार दिखा देता हूँ मैं। संथाल अपराइजिंग, क्या क्या है कॉजेज, कुछ मैंने किया इसमें, मैप छोटा सा बना दिया, संथाल रिवेलियन कहाँ हुआ था बस वो दिखा दिया। इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या थी, सोशल रिलीजियस पॉलिसीज क्या थी, कॉजेज, पॉलिटिकल कॉजेज क्या थी, रिवोल्ट कैसे हुआ। इसमें कुछ नहीं, कीवर्ड्स था कि डिस्क्राइब एक्सप्लेन, बस लिख दिया संथाल अपराइजिंग, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं उसमें। फिर उसके बाद जो मैंने बताया कि कॉन्सिक्वेंसेज क्या, कॉजेज कॉन्सिक्वेंसेज, और वे फॉरवर्ड तो हम हिस्ट्री में लिखेंगे नहीं, तो कंक्लूजन, आफ्टर मैथ कॉन्सिक्वेंसेज चेंज, संथाल परगना नॉन रेगुलेशन, ये मांझी सिस्टम को रीइंस्टेट किया गया, पढ़ा पंचायत, ट्राइबल राइट्स ऑन लैंड रीस्टोर्ड, संथाल रिवोल्ट अपराइजिंग इज marked as a precursor to 1857 revolt and showed the sense of unity among tribals and Indians। ठीक है, इसमें भी मुझे आधा मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा, इतना कंक्लूजन ऐसे लिख दिया, सेंस ऑफ यूनिटी। इसमें और एक चीज ऐड कर सकते हैं हम, किसी हिस्टोरियन का नाम अगर ले लें, आरसी मजूमदार ने ये बोला है इस अपराइजिंग को, कि नोट्स में आ गया, नोट्स में इंक्लूड करना है, ठीक है। अब सर्च कर लीजिएगा, कुछ भी का नोट्स बनाएगा तो सम कोट्स ऑन संथाल अपराइजिंग ऐसे करके, वो आपको या तो इंट्रोडक्शन या तो कंक्लूजन, ठीक है। आरसी मजूमदार ने जैसे 1857 रिवोल्ट पे क्वेश्चन है, तो आरसी मजूमदार ने या फिर बीडी सावरकर ने बोला है फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इवन कार्ल मार्क्स ने बोला है इसे फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। मैं आपको मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर के बारे में बता रहा था। इसमें कुछ नहीं, इसमें भी कीवर्ड कुछ नहीं है, टेल वर्ड कुछ नहीं, आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियड बस पूछा गया। तो इंट्रोडक्शन मैंने लिखा, मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर डिस्क्राइब द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ए सेंट्रलाइज्ड आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन इंडिया। इसमें आर्ट एंड कल्चर नहीं पूछा गया है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ठीक है। तो टू टाइप्स, कोर्ट आर्ट, पॉपुलर आर्ट। कोर्ट आर्ट में पैलेसेज, स्तूपा, देखो मैंने वहां पे गंदा डायग्राम बनाया था क्योंकि प्रैक्टिस छूटा हुआ है, यहाँ पे देखो डायग्राम, ठीक है, दिख रहा है? ये कैसे हुआ था, प्रैक्टिस से हुआ था, जूम हो सकता है। दिख रहा, खराब डायग्राम तो नहीं है, प्रैक्टिस से आ गया। और जब रिवाइज करते रहेंगे हम, एक रफ शीट लेके स्क्रिबिंग करते, ऐसे स्क्रिबलिंग करते रहेंगे, ठीक है, डायग्राम बन जाएगा, 2-4 बार बनाइएगा तो वो समझ में आ जाए। लिख दिया मैंने 84,000 स्तूपाज वेयर कॉन्स्टिट्यूटेड ड्यूरिंग अशोका, ऐसे लिख दिया। अब देखो 7 मार्क का क्वेश्चन है, लेकिन मैंने उसको इतना चीज बना के दिया, वो मुझे 5.5-6 मार्क्स क्यों नहीं देगा बताओ। 4 पार्ट्स होते हैं पिलर के, मोनोलिथ, शाफ्ट, कैपिटल, एबेकस, कैपिटल पिलर, ऐसे याद मुझे कैसे था, बार बार सेम चीज 1 साल से मैं पढ़ रहा हूँ, तो याद नहीं होगा, याद हो जाएगा। देखो पिलर भी मैंने बना दिया, शेड भी बना दिया इवन मैंने दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है, इवन देखो शेड भी बना दिया मैंने। उसके बाद देखो पॉपुलर आर्ट में ये लोमस ऋषि केव है, बस इसके उस पे फोकस करना है, ऐसे करके शेप है इसका, ठीक है, ये भी केव भी बना दिया। अब देखो, अब मैंने कैसे, देखो करंट अफेयर्स को कैसे इंटीग्रेट किया कंक्लूजन में। दस मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर कैन सर्व एज द स्पिरिट बिहाइंड द पंच प्राण ऑफ अमृत काल दैट इज टेकिंग प्राइड इन आवर कल्चर। यहाँ भी मुझे आधा 1 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा, क्यों, क्योंकि मेरे नोट्स में था ये से पहले से, उस समय पंच प्राण बहुत न्यूज में चल रहा था आज से 1.5 साल पहले, ठीक है। अब समझ में आ रहा है ना, नोट्स कैसे बनाना है, हमें रिवाइज कैसे करना है, न्यूज़पेपर को कैसे इंटीग्रेट करना है, सब कुछ हो रहा है तैयारी। और फिर वही जाके फिर रेप्लिकेट करना है एग्जाम में। कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसे पढ़ लो, वहां जाके वॉमिट कर देना बस पेपर पे। कुछ नहीं आ रहा है क्वेश्चन, क्या कीवर्ड बोल रहे, कहाँ कीवर्ड है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब कुछ लिख के आ जाओ, स्पेशली लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में सब कुछ लिख के आ जाओ।
ठीक है ना। आर्ट एंड कल्चर भी समझ में आ गया क्या क्या करना है। डायग्राम जरूरी है इसमें, ठीक है। चाहे अच्छे डायग्राम बनाओ, सिंबॉलिक डायग्राम्स बनाओ। अब एक था आंसर राइटिंग, सब हेडिंग्स को कैसे आइडेंटिफाई करें, ऐसा कुछ डाउट्स हैं तो इसको मैं कैसे समझाऊं, पेपर से ही समझाऊं क्या, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में समझाता हूं आपको। मॉडर्न फिजिक्स इसमें तो कुछ है नहीं खास, जिसमें कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज क्वेश्चन का हो उसमें मैं आपको कोशिश करता हूँ समझाने की। ये भी शॉर्ट ही है। ज्योग्राफी मानसून एक्चुअली उसकी विजिबिलिटी है नहीं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। मैं साइंस इकोनॉमिक्स की समझा दूँ, ठीक है ठीक है। वैसे इकोनॉमिक्स तो 6th 9th में मुझे लगता है आया ही नहीं था कुछ क्वेश्चन ऐसे, ट्रिकल डाउन इफेक्ट समथिंग आया था कुछ। देखो यही मॉनसून क्वेश्चन है, इसी के साथ और है, एक्सप्लेन ट्रिकल डाउन थ्योरी ऑफ, क्या लिखा है किसी को समझ में आ रहा है क्या कुछ, इन मेजर एलिमेंट्स बेनिफिट्स, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स, सॉरी मुझे दिख गया मैं समझ जाऊंगा, अब छोड़िए। एक्सप्लेन ट्रिकल डाउन थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स ही पूछा गया, इन मेजर एलिमेंट्स, इट्स मेजर एलिमेंट्स, बेनिफिट्स, लिमिटेशंस, क्रिटिसिज्म। इसमें दिक्कत हो रहा है कुछ समझने में, सिंपल है, एक्सप्लेन पूछ रहे हैं। एक्सप्लेन में क्या था, क्या बताना है, लेकिन इसमें सब कुछ बताना है क्योंकि आगे बोला गया है बेनिफिट्स बताओ, पहले मेजर एलिमेंट्स बताओ, फिर बेनिफिट्स बताओ, फिर इसमें शायद लिमिटेशन क्रिटिसिज्म बताओ। तो इसमें ये इररिलेवेंट हो गया, इसमें खुद बोल दिया कि सब कुछ को एक्सप्लेन करो, क्रिटिसिज्म को एक्सप्लेन करो, बेनिफिट्स को एक्सप्लेन करो, समझ में आया ना। तो अब बताओ ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, मानसून का मेरे पास नोट्स है, इसका मेरे पास नोट्स नहीं है, तो मैं मानसून ही अटेम्प्ट करूंगा ना, ठीक है ना। और ज़्यादा मैं डायग्राम्स बना सकता हूँ, उसमें मुझे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन समय में ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। और मैं सोच रहा था पॉलिटी की समझाऊं क्योंकि पॉलिटी में थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज होता है, या फिर पॉलिटी समझाओ या साइंस एंड टेक, पॉलिटी दोनों एक एक समझा दो, ठीक है। चलो पहले साइंस एंड टेक ही समझा देता हूँ। टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन लीड टू पॉल्यूट द एनवायरमेंट। यहाँ पे पूछा कि मीन्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इट्स रॉन्ग एप्लीकेशन हैड लेड टू पॉल्यूट द एनवायरमेंट एंड कॉज क्लाइमेट चेंज, ठीक है। बोल रहे कि टेक्नोलॉजी के रॉन्ग एप्लीकेशन ने पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज लाया, ठीक है। डिस्कस विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स द एब्यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, मान के चलिए वही पूछा कि इन्वायरमेंट ऑफ इंडिया, टेक्नोलॉजी का एब्यूज कैसे मतलब इन्वायरमेंट को पॉल्यूट किया जा रहा है, ठीक है। इसमें पूछा गया एम्फेसिस यहाँ पे विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स, तो आप कोई भी पॉइंट लिखिएगा तो एक एग्जाम्पल ऐसे आने ही चाहिए आपके, ठीक है। जैसे आपको ये फ्रेमवर्क अगर नहीं समझ में आया ना तो आप ऐसे सोचिए, सुबह आप उठ रहे हैं, मॉर्निंग से लेके नाइट तक आप टेक्नोलॉजी का कौन कौन से टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, समझे। सुबह उठे, गाना अलार्म से उठे, फिर उसको उसका अलार्म का कार्बन फुटप्रिंट होता है बनाने में, फिर ऑफिस गए, गाड़ी से ऑफिस गए, आईसी इंजन का यूज हुआ,
फॉसिल फ्यूल अनबर्न्ड रह गया, पॉल्यूशन हुआ। समझ रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक ऐसे। फिर शाम में होटल गए, रेस्टोरेंट गए, वहाँ पे चारकोल पे तंदूरी रोटी बन रहा है, पॉल्यूशन हुआ। ठीक है, ऐसे करके हर एक टेक्नोलॉजी का आप बता सकते हैं। फोन से का कार्बन फुटप्रिंट है, एआई का कार्बन फुटप्रिंट है। एआई की वजह से कार्बन फुटप्रिंट बढ़ रहा है, आप लोगों को पता होगा। गूगल का 46% पाया गया था कि बढ़ चुका है। ऐसे एग्जाम्पल्स होने चाहिए, और ये सब एग्जाम्पल आपको न्यूज़पेपर में पढ़िएगा तब पता चलेगा। ठीक है, तो आप इसको भी कर सकते थे, लेकिन दूसरा क्वेश्चन देखो, नैनो टेक्नोलॉजीज हैव ए ह्यूज पोटेंशियल इन revolutionizing our life. Discuss the emerging applications of nanotechnology in human health. ठीक है, तो मैंने वो ऊपर वाला ही लिखा था, क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी बहुत स्पेसिफिक हो गया, किसी को नहीं पता हो सकता है, तो 6 पेज लिखेंगे कैसे। लेकिन ऊपर वाला तो टेक्नोलॉजी में कुछ भी लिख सकता हूँ, हर एक चीज़ टेक्नोलॉजी। समझ में आ गया। तो इसमें भी यही है कि पहले तो हमें बताएंगे नैनो टेक्नोलॉजी हैव ह्यूज पोटेंशियल टू रिवोल्यूशनाइज आवर लाइफ। तो ये एक हो गया पार्ट क्वेश्चन का। 2 पेज हमें इस पे लिखना है, हमारे लाइफ को कैसे नैनो टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशनाइज कर सकता है। वही फिर से सुबह से लेकर रात तक नैनो टेक्नोलॉजी क्या क्या कर सकता है हमारे लिए। ठीक है, डिस्कस द क्या था, हाँ, अब हेल्थ में कैसे नैनो टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हेल्थ में हम जाते हैं, क्या क्या कर सकते हैं बताइए। जा रहे हैं, प्रिस्क्रिप्शन ले रहे हैं, वहाँ पे कार्बन नैनो ट्यूब हो रहा है, फिर एमआरआई स्कैन करवा रहे हैं, नैनो रोबोट्स आ रहे हैं जो सर्जरी भी कर रहे हैं। ठीक है, फिर ड्रग प्रिस्क्रिप्शन भी किया जा रहा है नैनो टेक्नोलॉजी, कार्बन नैनो ट्यूब से ड्रग डिलीवरी भी किया जा रहा है शरीर के अंदर। ऐसे एग्जाम्पल्स होने चाहिए, तब ये क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर पाइएगा। ठीक है, लेकिन समझ में आ रहा है ना, इसको 2 पेज लिखना है, फिर उसके बाद हेल्थ वाला जो उसको फिर 4 पेज लिखना है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन मार्क तो नहीं है, लेकिन पूछा गया कि हमारी लाइफ को कैसे वो रिवोल्यूशनाइज कर सकता है। तो 2 पेज इस पे लिखिए, और 4 पेज लेकिन हेल्थ पे कैसे हम वो फायदा पहुंचा सकते हैं, वो 4 पेज का होना चाहिए। समझ में आ गया, ऐसे ही है। और मैंने तो लिखा था टेक्नोलॉजी वाले को क्या इम्पैक्ट। देखो, सबसे पूछा गया था कि मिसयूज मतलब रॉन्ग एप्लीकेशन कैसे है। तो देखो मैंने क्या, अब ऐसे भी सोच सकते हैं, सुबह से लेकर रात तक ऐसे सोचिए, या फिर आप सेक्टर वाइज सोच सकते हैं कि एग्रीकल्चर में कैसे मिसयूज किया जा रहा है, इरिगेशन टेक्नोलॉजी का मिसयूज किया जा रहा है, पानी बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहा है। समझ में आ रहा है, फिर इंडस्ट्री में कैसे मिसयूज हो रहा है, फिर सर्विस सेक्टर में कैसे मिसयूज हो रहा है। समझ में आ रहा है ना, कैसे सोचना है, यही है। ठीक है, समझ में आ गया साइंस एंड टेक। नहीं, देखो साइंस के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो न्यूज़पेपर में क्या न्यूज़ में चल रहा है। ठीक है, इसी से क्वेश्चन बनेगा। नैनो टेक्नोलॉजी न्यूज़ में चल रहा है, हर साल वो नैनो यूरिया हर साल न्यूज़ में आते रहता है कि अब किसान यूज कर रहे हैं नैनो यूरिया, इफको ने बनाया है ऐसे करके। तो ये उसका कॉन्टेक्स्ट हो गया। ठीक है, और दूसरा आपको जो रिसोर्स दिया जा रहा है कोचिंग से, आप उसको फॉलो करिए, क्योंकि उसमें सारे इंक्लूड होंगे ये सब। जी, पूरा का पूरा न्यूज़पेपर मैंने शुरू फॉलो किया था, लेकिन आपको एक एक्स्ट्रा करना है। तो आप किसी भी कोचिंग का वो, जैसे पीटी 365 आता है, विजन आईएएस का मेंस 365 आता है, तो ये सब आप पढ़ सकते हैं। वहाँ से भी आपको एक साल में क्या क्या टेक्नोलॉजीज आई है नई नई, तो उसके एप्लीकेशन पे क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन आप सोचना सीख जाइए पहले, नहीं कुछ है सेक्टर वाइज, हम इकोनॉमी के सेक्टर में डिवाइड कर देंगे। सिंपल क्वेश्चन था। अब ऐसे तो भी नहीं पूछा गया कि एआई का क्या क्या एप्लीकेशन है, पूरा पूछे टेक्नोलॉजी का ही क्या हम रॉन्ग यूज कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे तो आप रिसोर्स को फॉलो करिए बढ़िया से, और न्यूज़पेपर जो पढ़ रहे हैं उसको इंटीग्रेट करते जाइए, और टॉपिक्स नोट डाउन करते जाइए, और नोट्स बनाते जाइए। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इस साल न्यूक्लियर एनर्जी बहुत न्यूज़ में है, क्योंकि बजट में बहुत प्रोविजंस थे। मैं नोट्स के सैंपल अपने लाया हूँ, देखो मैंने क्या किया। फिर देखो नोट्स भी कैसे बनाए जाते हैं, मैंने जो आपको लोगों को बताया था। न्यूक्लियर एनर्जी देखो, सबसे पहले तो मैंने इंट्रोडक्शन में या तो मैं वो लिख दूंगा, या फिर बजट में बोला गया कि 5 भारत नैनो न्यूक्लियर्स पे वो हम लगाएंगे, भारत रिएक्टर्स जिसको बोलते हैं। या तो वो लिखो, या तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितना है, ये इंट्रोडक्शन हो गया। फिर सिग्निफिकेंस क्या है, लो कार्बन, हर एक चीज़ का देखो मैंने नोट्स में एग्जाम्पल फिर या फिर डेटा लिखते गया। लिखा पंचमृत, सपोर्ट टू रिन्यूएबल एनर्जी, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, 3 स्टेज एनपी, थोरियम 25% ऑफ वर्ल्ड इंडिया में, स्ट्रेटेजिक एंड डिप्लोमेटिक लेवरेज, यहाँ एग्जाम्पल लिखा।
फिर चैलेंजेस लिखा, इसमें नहीं लिखा, नेगेटिव्स नहीं ना लिखा, चैलेंजेस लिखा। रेगुलेटरी चैलेंज हो सकता है, डोमेस्टिक यूरेनियम रिजर्व्स कम है, फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट कॉन्स्टेंट हो सकता है, लैंड एक्विजिशन इशू हो सकता है न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने के लिए। जैसे हर जगह प्रोटेस्ट होता है कि यहाँ पे नहीं बनाने देंगे। कुडनकुलम का आप लोगों ने नाम सुना होगा। लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क, ऐसा भी मैंने कुछ लिखा बहुत टेक्निकल डिटेल न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। बताया कि पैसा का इशू है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, लैंड एक्विजिशन का इशू है। आप लोग जब ब्यूरोक्रेट बनोगे तो आप लोग को इसी से डील करना पड़ेगा ना, कि जाके मशीन और वो तो नहीं खुलना पड़ेगा। तो आप लोग को यही यहाँ भी यही इसी पे फोकस करना है, नोट्स पे भी। रेगुलेटरी एंड सेफ्टी का इशू होगा, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क में इशू होगा, वे फॉरवर्ड फिर बना दिया, देखो इसी से चैलेंजेस लिख लिया तो सेम वे फॉरवर्ड। रेगुलरली ओवरसेट पढ़ाओ, देखो यहाँ पे पॉलिसी फ्रेमवर्क, वेस्ट मैनेजमेंट, सेफ्टी एंड उसको जो सेफ्टी को यहाँ पे लिख दिया। डाइवर्सिफाई एनर्जी सोर्सेज, सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी नहीं है, हमें दूसरा भी करना है, या फिर न्यूक्लियर एनर्जी में ही हमें अलग अलग सोर्स से मंगाना है, ठीक है। नहीं तो कहीं वार हो जाए तो एनर्जी सिक्योरिटी की बात है। तो नामीबिया से अभी डील हुआ था, न्यूज़पेपर से कैसे मैंने इंटीग्रेट किया, अभी 2-3 महीने 4 महीने के पहले की बात है कि पीएम मोदी नामीबिया गए थे, यूरेनियम डील हुआ है वहाँ से। तो न्यूज़ मैंने इंटीग्रेट कर दी, यहाँ पे लिख दिया ये। और देखो कंक्लूजन में फिर टारगेट है 100 गीगावाट 2047 तक, या अब फिर यहाँ भी कीवर्ड लिख सकते हैं, एनर्जी आत्मनिर्भरता के लिए न्यूक्लियर एनर्जी बहुत जरूरी है, ठीक है। या फिर एसडीजी, क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी, एसडीजी 7। एसडीजी सबको पता है ना, ये कंक्लूजन में बहुत अच्छे से काम आता है, ठीक है। कुछ नहीं याद आता है तो कोई ना कोई एसडीजी जरूर फिट कर दीजिए वहां पे, ठीक है। इसके नोट्स में होने चाहिए आपको एसडीजी। समझ में आ गया? कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं है साइंस एंड, टेक्निकल डिटेल में नहीं जाना है, समझ में आ रहा है ना? नहीं वो मत पढ़ो, वो बहुत डेंजरस मैगजीन है और समझ में तुमको नहीं आएगा शायद अभी, स्पेशली अभी फाउंडेशन क्लास चल रही है ना। तो वो जब मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है तो मैं उसको पढ़ता हूँ, लेकिन कभी कभी पढ़ता हूँ, लेकिन जब एग्जाम आने लगता है मैं भी छोड़ देता हूँ। समझ में आया ना? वो रिसर्चर के लिए है कि क्या डेटा पाया, फिर पॉलिसी जो बनाएंगे ब्यूरोक्रेट्स वगैरह उनके लिए वो है। हमें बस आइडिया है कि ब्रॉडली क्या चल रहा है। घिस पीट के वही क्लाइमेट चेंज पे को पूछते हैं कि इस साल का ये डेटा आया है, बारिश कम हुआ, समझ में क्या ना? तो उतना ज़्यादा वो मत वो करो। और वो इन्वायरमेंट के लिए, वो साइंस एंड टेक के लिए नहीं है। ज्योग्राफी है इन्वायरमेंट के लिए, वो साइंस एंड टेक के लिए नहीं है, ठीक है ना। साइंस एंड टेक के लिए नेचर जर्नल है, थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट और वो साइंस का है वो थोड़ा बहुत, ठीक है ना, ठीक है ना। पॉलिटी का क्वेश्चन समझाना है, ठीक है। इसी से मैं अपने नोट्स के जो सैंपल लाया था आप लोगों को मैंने वो दिखा दिया कि कैसे मैंने नोट्स बनाया, ठीक है ना। ये 1/4 पेज में ही देखो मैंने बना लिया न्यूक्लियर एनर्जी। क्वेश्चन है, इंडियन फेडरलिज्म इज फंडामेंटली rooted in two simultaneous permits of embrace of India based। किसी के पास क्वेश्चन है क्या? in political communities critically the nature of Indian model of है क्वेश्चन पेपर है, गुड, थैंक यू। क्वेश्चन है, इंडियन फेडरलिज्म इज फंडामेंटली रूटेड इन टू साइमल्टेनियस परस्यूट्स ऑफ नेशनहुड। वही टू साइमल्टेनियस परस्यूट्स क्या है वो भी लिखा हुआ है। फर्स्ट है एन एम्ब्रेस ऑफ स्टेट बेस्ड कल्चरल डाइवर्सिटीज एंड ए कमिटमेंट टू द लार्जर इंडियन पॉलिटिकल कम्युनिटी, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। बोल रहा है कि फेडरलिज्म बेस्ड साइमल्टेनियसली दोनों चीज पे है, एक तो स्टेट बेस्ड कल्चरल डाइवर्सिटी पे है, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं कि लार्जर इंडियन पॉलिटिकल कम्युनिटी है। तो एक बात कर रहे हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या क्या है, मतलब स्टेट स्टेट अपना अपना सब अलग है, और एक की कॉमन यूनिटी क्या है, ठीक है। तो हम एक पेज हम लिखेंगे कल्चरल डाइवर्सिटी स्टेट क्या कैसे है। एग्जाम्पल, गोवा पे लिख देंगे हम कि पुर्तगीज वो है, सिक्किम पे नॉर्थ ईस्ट पे अलग लिख देंगे, जम्मू कश्मीर पे अलग लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे ही करके हैं। उसके बाद
कमिटमेंट टू लार्जर इंडियन पॉलिटिकल कम्युनिटी, और फिर सेंट्रीपिटल फोर्सेस क्या क्या, लार्जर इंडियन यूनिटी क्या क्या है, कि फिर भी इंडिया एक ही है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कॉन्स्टिट्यूशन बाइंडिंग फोर्स है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है ना, यूनिफाइंग फोर्स क्या है, फिर ऑल इंडिया सर्विसेज है, जिसे आईएएस आईपीएस बोलते हैं, ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्रूट करती है, लेकिन स्टेट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, तो ये सेंटर को खबर पहुंचाते हैं आईएएस आईपीएस, ठीक है, जब मन तब सेंटर फिर उसको बुला सकती है अपने पास, तो ये यूनिफाइंग फोर्स की तरह, स्टेट में अगर कोई है कि सेपरेटिज्म की बात कर रहा है, अभी मणिपुर में कुछ चल रहा है, सेपरेटिज्म वगैरह की बात चल रही है, तो आईएएस आईपीएस ही बचा के रखे ना, इंडिया से कांटेक्ट, इंडियन गवर्नमेंट से कांटेक्ट करके कि क्या क्या चल रहा है, डेवलपमेंट्स क्या क्या हो रहा है, तो ये यूनिफाइंग फोर्स हो गया, ठीक है, वही बता रहे। तो एक पेज में हमें बताना है हर स्टेट का अलग अलग कल्चरल डाइवर्सिटी कैसे है, और दूसरा बताया जा रहा है कि लार्जर इंडियन पॉलिटिकल यूनिटी कैसे है, ठीक है, ये एक एक पेज में लिखना है। अब देखिए ये नॉन कोर पार्ट था, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन मार्क वगैरह नहीं है, वो है कि किसी ने बोला है ऐसा चीज, अब क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन हमने एक एक पेज हमें वो लिखना पड़ेगा। एग्जामिन क्रिटिकली द नेचर ऑफ इंडियन मॉडल ऑफ फेडरलिज्म इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट। अब फिर से आ गया क्रिटिकली नेचर ऑफ इंडियन मॉडल ऑफ फेडरलिज्म, ठीक है, क्रिटिकली एनालिसिस बोल रहे हैं, तो इसमें अब हम क्या लिखेंगे, ज्यादा क्या होना चाहिए, तो स्टार्टिंग में हम पॉजिटिव्स लिखेंगे, 4-5 लिख देंगे, और नेगेटिव्स, क्योंकि 38 मार्क का ये 7 पेज मिलेगा, तो हमें नेगेटिव 6-7 मार्क्स लिखना पड़ेगा। इनोवेशन का स्कोप क्या है, फेडरलिज्म पे तो बहुत लोगों ने बोला, केसी वेयर ने क्वासी फेडरल बोला, आइवर जेनिंग्स ने समथिंग बोला, ग्रैनविल ऑस्टिन ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोला। देखो यहाँ मुझे स्कोप नहीं दिखा था, लेकिन फिर भी मैंने लिखा, स्टार्टिंग में लिख दिया, केसी वेयर ने क्वासी फेडरल बोला, आइवर जेनिंग्स ने फेडरलिज्म विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी बोला, ग्रैनविल ऑस्टिन ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोला। However, it is said that Indian federalism rooted in two simultaneous pursuits. Two simultaneous pursuits क्या क्या है, स्टेट बेस्ड कल्चरल डाइवर्सिटी। देखो 1 पॉइंट 2 पॉइंट एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, मिजोरम 40 सीट्स, बिहार 243 सीट्स, कल्चरल डाइवर्सिटी दिखा रहे हैं, मतलब पॉपुलेशन के बेसिस पे हो रहा है, पॉपुलेशन एक कल्चर का पार्ट है। लार्जर इंडियन पॉलिटिकल यूनिटी, सेसेशनिस्ट टेंडेंसी को चेक में रखने के लिए लार्जर गोल ऑफ इंडियननेस, ठीक है। उसके बाद अब बोला जा रहा है, जो पूछा गया, अब ये मेरा 1.5 पेज में हो गया, मान के चलिए, जो नॉन कोर पार्ट था। अब पूछा गया इंडियन फेडरलिज्म के बेसिक फीचर्स को क्रिटिकली एनालिसिस करिए, तो मैंने पहले फीचर्स लिख दिए, ड्यूअल पॉलिटी, बाइकैमरलिज्म, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसके बाद इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये वगैरह। उसके बाद उसको क्रिटिकली एनालिसिस करो, सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, ठीक है, वो बता दिया सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी के 4-5 पॉइंट आ गए। अब मेन मेरा फोकस यहाँ पे आना चाहिए, क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियन मॉडल ऑफ फेडरलिज्म, स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, फाइनेंशियल एस्पेक्ट, आर्टिकल देखो, सब जगह आर्टिकल आ रहा है मेरा, सब जगह आर्टिकल आ रहा है, एक 352, 356, 360, 275, 282, देख लो, ऐसे आर्टिकल बाकी कोई नहीं लिखेगा जिसके नोट्स में नहीं होंगे, क्योंकि याद ही नहीं रहेंगे। ऑल इंडिया सर्विसेज जो मैं अभी बता रहा था, 312 आर्टिकल, सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, लेजिस्लेटिव रिलेशंस, आर्टिकल 245, 253, सेंट्रल डायरेक्शन टू स्टेट्स इन अंडरमाइनिंग स्पिरिट ऑफ ट्रू फेडरलिज्म, आर्टिकल 257(2), 257(3). देखो इतना डिटेल में जाके मैंने लिखा, समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि नोट्स में मेरे थे सब कुछ, वही मैं याद कर रहा था। 6 पॉइंट आ गए, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट। रिसेंट देखो, करंट अफेयर से मैंने फिर कैसे जोड़ा, एग्जाम्पल में क्या लिखा है, रिसेंट नीट बिल कंट्रोवर्सी इन तमिलनाडु, 2023 के नवंबर जनवरी में चल रहा था, वो मेरे दिमाग में आ गया, वे फॉरवर्ड, स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, सरकारिया पुंछी कमीशन, जो मैं बोल रहा था नोट्स में, ये सब आने चाहिए, कमीशन आ रहे हैं, आर्टिकल्स आ रहे हैं, ठीक है। जैसे उन्होंने सजेस्ट किया था इम्पीचमेंट प्रोसीजर ऑफ गवर्नर्स, गवर्नर्स एक सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी का काम कर रहे हैं, पावर्स टू स्टेट गवर्नमेंट ऑन कॉन्करेंट लिस्ट पे पावर दिया जाए। अब देखो, ठीक है, thus the Indian federalism is unique in the sense that it is federal in provisions and unitary in spirit. The bottom line principles of federalism should be adhered to. ठीक है, समझ में आ गया कैसे क्वेश्चन को तोड़ा मैंने।
एक एक पेज नॉन कोर पार्ट, अब बाकी जो पूछा गया उसको फिर मैंने कवर किया। समझ में आया? कोई डाउट नहीं है ना अभी? ठीक है। तो यही सब आपके डाउट्स थे, रिसोर्स एंड मटेरियल को लेके डाउट्स थे। तो मैं इसमें बोलूँगा कि मैंने तो बहुत अलग अलग जगह से वो किया, और मेरे टाइम में फिर एआई वगैरह आया हुआ नहीं था। आपके पास सब कुछ है, जो क्लास में जो नोट्स में आपको मिल रहे हैं, रिसोर्सेज मिल रहे हैं, उससे आप अपने नोट्स बनाओ, बहुत शॉर्ट नोट्स, ठीक है। और सिर्फ उसमें बेसिक चीज सब लिखिए, ईज वाज और ये सब मत लिखिए नोट्स में, ठीक है। बस हाईलाइट कर दीजिए कि फेडरलिज्म में ये ऐसे करके, नहीं कि फेडरलिज्म आइवर जेनिंग्स वंस सेड, आइवर जेनिंग्स इन्वर्टेड कॉमा सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, खत्म, ऐसे करके, ठीक है। ईज वाज नोट्स में नहीं लिखा जाता। तो अपने मटेरियल को फॉलो करिए और नोट्स बनाइए उससे। और कुछ नहीं आ रहा है आपको, 5 पॉइंट और 2-4 पॉइंट एक्स्ट्रा चाहिए, तो आप सर्च करिए। जैसे एग्जांपल में कि गूगल में आप जाके बोलिए कि गिव मी 5 पॉइंट्स ऑफ संथाल रिबेलियन, गिव मी 10 पॉइंट्स ऑफ संथाल रिबेलियन, वो जनरेट करके आपको दे देगा। समझ आया? और फिर नोट्स में इंटीग्रेट कर लीजिए। तो कोचिंग के अभी रिसोर्स पे भरोसा रखिए, नहीं तो फिर टाइम लग जाएगा आपको कलेक्ट करते करते। जो मिल रहा है वो मैंने बात किया है, तो एनसीईआरटी और बाकी सबसे उन लोगों ने कंसोलिडेट करके नोट्स बनाया हुआ है अपना, ठीक है। तो मैंने सेल्फ स्टडी किया था, इसीलिए मुझे अलग अलग जगह से मैं अपने नोट्स बनाता था, ठीक है। आपको सब कुछ एक जगह मिल रहा है तो आप लोगों का टाइम बचेगा, ठीक है ना। और किसी ने पूछा था एनसीईआरटी के बारे में भी पूछा था कि एनसीईआरटी पढ़े या नहीं। आप लोगों में से सबसे ज्यादा लोगों का ऑप्शनल क्या है, सबसे पहले बताइए। ज्योग्राफी कितने लोगों का? ठीक है, 4-5 लोगों का। फिर पीएसआईआर, हिस्ट्री। तो सबसे ज्यादा किस मतलब सब्जेक्ट का? यही 3 तो सब्जेक्ट होते हैं। अभी तक डिसाइड भी नहीं हुआ है क्या बहुत लोगों का? साइंस मतलब बैकग्राउंड, बीटेक एमटेक, ये मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह जो बीटेक में पढ़े वो। साइंस ऑप्शनल कैसे हो सकता है? हाँ तो जो बीटेक में पढ़े वही ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह। जूलॉजी, जूलॉजी, जियोलॉजी, ये सब। तो मैक्सिमम का तो वो नहीं होगा ना, मैं वही पूछ रहा हूँ। जो भी हो, मैं एक वो बता दे रहा हूँ कि किसी का अगर ज्योग्राफी है तो आपको तो एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। 11th-12th 4 बुक आती है, ठीक है। 11th में 2 बुक आएंगी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। 12th में 2 बुक आएंगी। ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा काम काम का है। पेपर ये क्लास 12 की जो एनसीईआरटी है उसमें इंडियन ज्योग्राफी वाला जो पार्ट है, इंडियन इकोनॉमिक ज्योग्राफी, कौन से मिनरल रिसोर्सेज कहाँ पे हैं, ये सब जो बीपीएससी में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब वहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप पढ़ लीजिए जरूर। ज्योग्राफी एनसीईआरटी तो मैं बोलूँगा जरूर पढ़ो आप लोग 11th-12th। और दूसरी है हिस्ट्री, ये भी 11th-12th पढ़ो, ठीक है। और इसको पढ़ने का तरीका है कि इसके भी आप नोट्स बना लो। मुझे याद है कि हिस्ट्री 11th-12th के प्रीलिम्स का नोट्स मेरे 4 से 5 पेज में बन गए थे पूरे, इतने कॉन्सेप्ट। और स्पेशली जो बॉक्स में जो चीज़ें बनी हुई है ना, इस टर्म का क्या मतलब है, उसको तो आप नोट्स में जरूर बना उतार लो, ठीक है। और बाकी किसी का इकोनॉमिक्स वगैरह ऑप्शनल है तो वो भी पढ़ लो, ठीक है। तो इतने तो पढ़ लो एट। और बाकी सबके जो भी है ऑप्शनल, सोशियोलॉजी का मुझे पता नहीं एग्जैक्टली, लेकिन है तो बुक है आपकी 11th-12th में तो होंगी ना, तो जरूर पढ़िए वो, ठीक है। जरूर पढ़िए। जिसका ऑप्शनल है तो उसको एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, स्पेशली उस सब्जेक्ट का। लेकिन ज्योग्राफी और हिस्ट्री जरूर पढ़े, चाहे किसी का कुछ भी ऑप्शनल हो, ठीक है। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन बेड मिनिमम आपको इतना पढ़ना ही पड़ेगा, आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आपने क्वेश्चन देखा होगा तो सेम क्वेश्चंस आते हैं, मतलब एनसीईआरटी से उठा के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछते हैं, जो अब 40 मार्क्स बस लाने हैं ऑप्शनल में, ठीक है। समझ में आ गया ना? और ये तो मैंने बता दिया। करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपने डाउट पूछा था कि कैसे न्यूज़पेपर पढ़ें, करंट अफेयर्स कैसे कवर करें। तो मैगजीन वगैरह आता है आप लोगों का, कोचिंग में मिलता है मैगजीन वगैरह, करंट अफेयर्स मैगजीन? मिलेगा बोल रहे हैं, तो आप उस पर भरोसा करिए। लेकिन आप रोज न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आपका करंट अफेयर्स कवर हो ही रहा है। अब मैगजीन जब मिलेगा ना, तो वो सारे करंट अफेयर्स आपके एक जगह कंसोलिडेट हो जाएंगे फिर, ठीक है।
मंथली मैगजीन पढ़ते रहिएगा और फिर ईयरली भी लास्ट में पढ़िएगा, उसके लिए बाद में। तो ऐसा नहीं लगेगा ईयरली पढ़ रहे हैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, साल भर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, मंथली भी पढ़ रहे हैं साथ में, और ये सब इंटरेस्ट की चीज़ है, कभी बोर फील नहीं होगा। हिस्ट्री ज्योग्राफी से आप बोर हो जाए तो करंट अफेयर्स मैगजीन उठा लीजिए, इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, तो ये आप कर लीजिएगा, न्यूज़पेपर को ऐसे इंटीग्रेट करना, मंथली मैगजीन पढ़िएगा टाइम निकल के, और फिर लास्ट में ईयरली भी पढ़ लीजिए, कुछ छूटेगा नहीं फिर। ठीक है ना, तो यही था। आप लोग कुछ क्वेश्चन आंसर है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ऐसे आप लोगों को स्टार्ट हुआ है क्या अभी? तो आप लोगों को पहले तो एसी के लिए पहले बहुत इनफ नॉलेज होना चाहिए, पहले आपको जीएस के सब्जेक्ट्स का। आप लोग अभी ऐसे लिखने बैठिएगा, लिख नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉलेज आपको जीएस के स्टडी का नहीं होगा। ठीक है, तो फिर भी मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ ऐसे का। सबसे पहले कौन सा मीडियम है आप लोगों का, हिंदी या इंग्लिश? फिर आपको ऑल द बेस्ट, भगवान बचाए आप लोगों को। क्योंकि ऐसे में शायद मैंने ऐसे के मार्क्स अपने नहीं बताए थे वहाँ पे, GS1 GS2 के बताए थे। ऐसे में मेरे मार्क्स थे 153, इंग्लिश मीडियम का था। हिंदी मीडियम वालों को उस साल ज़्यादा मिला था, क्योंकि बीपीएससी का कंप्लेन था, जो ऑफिसर्स हम भेज रहे हैं तो डिपार्टमेंट से कंप्लेन आ रही है कि उनको लेटर पढ़ना नहीं आ रहा है हिंदी में, एप्लीकेशन लिखना नहीं आ रहा है, तो इसीलिए उन्होंने इंग्लिश को शायद कम कर दिया था। तो लेकिन बीपीएससी में जहाँ तक मुझे पता है एक प्रोविजन है, आप GS1 2 अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं तो आप ऐसे हिंदी में लिख सकते हैं। किसी को पता है ये बात? पता है ना? तो अगर आपको दोनों की राइटिंग अच्छी है, इंग्लिश हिंदी, तो मैं तो बोलूँगा आप हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ये रिस्की हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट फिर हिंदी पढ़ने में भी डालना पड़ेगा। तो भगवान पे भरोसा रखिए। शायद ऐसा दिन आए कोई बीपीएससी शायद 71st 72nd या 73rd में इंग्लिश को फिर बढ़ावा मिलने लगे, 2-3 साल हिंदी होगा, तो ऐसे रखिए। लेकिन लिखेंगे बढ़िया तो खराब मार्क्स नहीं मिलेगा, मिनिमम 150 प्लस ही मिलेगा अच्छा लिखेंगे तो। ठीक है, तो भरोसा रखिए। ऐसे का बेसिक फीचर्स क्या होता है? सबसे पहले तो होता है इंट्रोडक्शन। ठीक है, स्टोरी से कुछ भी शुरुआत कर दीजिए। जैसे क्वेश्चन आया था वुमेन एम्पावरमेंट पे, कुछ क्वेश्चन आया था 69th में, मुझे जहाँ तक याद है। तो मैंने कुछ दिन पहले एक मूवी देखी थी हॉट स्टार पे, अ थर्सडे नाम की मूवी थी, शायद यामी गौतम की मूवी थी। देखा है किसी ने? तो ये मेरा इंट्रोडक्शन हो गया, ये स्टोरी कैसे वुमेन को अपने एम्पावर होने के लिए लड़ना पड़ रहा है सिस्टम से। ठीक है, तो ये मेरा स्टोरी हो गया। लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है आप कितना सुंदर से बता रहे हैं एग्जामिनर को। स्टोरी तो कोई भी लिख देगा, ऐसा ऐसा मूवी में मैंने देखा, लेकिन जो डिमांड है क्वेश्चन का, उसमें आप उस अपने स्टोरी को फिट करिए। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद एक कनेक्टिंग लाइन आता है, ये आप लोग नोट कर सकते हैं। ऐसे का मैं बता देता हूँ क्या क्या होना चाहिए, कैसे शुरुआत होना चाहिए, कैसे एंड होना चाहिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन में कुछ स्टोरी वगैरह अगर आ गया तो बढ़िया है। ठीक है, स्टोरी आ गया, लेकिन हर एक चीज में स्टोरी 3 ऐसे पूछते हैं, हर एक चीज में स्टोरी नहीं लिख सकते हम, नहीं तो फिर वही बोलेगा कोई ना कोई स्टोरी लेके आ जा रहा है हर एक चीज में। पहले में स्टोरी लिखिए जहाँ पे स्टोरी फिट बैठे। मुझे इस वाले में स्टोरी अच्छा लगा था और तुरंत क्लिक हो गया, क्योंकि मैंने हाल फिलहाल में मूवी देखी थी। ठीक है, सेकंड में एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन था। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इंडिया में नहीं हो पा रहा अच्छे से, तो यहाँ पे क्या स्टोरी भी लिख सकते हैं हम, कुछ ना कुछ बना सकते हैं, कोई मूवी ना कोई तो होगा ही। लेकिन इसमें मैंने फिर डेटा का यूज किया, नाबार्ड का डेटा यूज किया मैंने, कि एवरेज डेट बर्डन डेट बर्डन ऑन फार्मर से ₹1,00,000। बहुत कम लोगों ने ऐसा लिखा होगा, इम्पैक्टफुल थोड़ा हुआ और अलग भी हो गया। पहले में स्टोरी लिखा, दूसरे में डेटा लिखा। ठीक है, और तीसरा सबसे खतरनाक जो प्रोवर्ब आ रहा है आजकल, ठीक है ना, और चारों लैंग्वेज में प्रोवर्ब आ रहा है, मैथिली में आ रहा है, भोजपुरी में आ रहा है, मगही में आ रहा है, अंगिका में शायद आ रहा है। अंगिका ही है ना एक, बज्जिका। बज्जिका तो एक तरह से मैथिली जैसा ही हो गया थोड़ा बहुत। अंगिका तो है ही भागलपुर के आसपास ना, और एक भोजपुरी तो है रहता ही है, और एक शायद मगही रहता है। तो ऐसा हो सकता है कि
आप लोग हो किसी और के, आप लोग कोई अंगिका वाले रीजन से आते हो, लेकिन आपको अंगिका वाले उसका समझ में नहीं आ रहा है कि बोलना क्या चाह रहा है, हो सकता है। तो आप उसको, हो सकता है वहाँ पे आपको भोजपुरी वाला वो लिखना पड़े। जैसे मैं मैथिली बोलता हूँ, तो मैथिली वाले, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या पूछ रहे थे, घर का न घर का कुत्ता न धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, उस पे अब क्या लिखूं 7-8 पेज, बताओ, कुछ सूझ नहीं रहा था। तो मैंने शायद भोजपुरी वाला कुछ लिखा था, समझ में आ गया था मुझे भोजपुरी में क्या पूछ रहा है। समझना है तो अपने लैंग्वेज से अलग पूछा जा सकता है। इसके लिए भी मुझे लगता है आप लोगों को रिसोर्स दिया जाएगा, वो प्रोवर्ब का एडिटोरियल प्रोवाइड करती है, ठीक है, उसमें फेमस प्रोवर्ब हर एक लैंग्वेज का पूछा जाएगा। तो कुछ अभी से इसका टेंशन नहीं लेना है, ये सब ऐसे का मैं बोल रहा हूँ, बस मैं बता दे रहा हूँ। 3 टाइप के इंट्रोडक्शन हो गया। एक कनेक्टिंग लाइन होता है जिसको बेसिक पैराग्राफ बोलते हैं, ठीक है। उसमें क्वेश्चन पूछिए कि क्या पूछा गया है, व्हाट, वाई, कोई भी 3 क्वेश्चन, हाउ। उसके बाद यहाँ पे आना चाहिए कि इन दिस ऐसे या फिर थ्रू दिस ऐसे, ऐसे विल अंडरस्टैंड, ठीक है। यहाँ से शुरू होगा आपका स्टोरी, लिख दिया, एक छोटा सा ये पैराग्राफ लिख दिया, बैकग्राउंड मैंने सेट कर दिया, लेकिन ये आपका 1.5 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 7 पेज ही आपको लिखना है। उसके बाद पैराग्राफ 1, 2 अप्रोच होता है। एक तो आप आपके पास एग्जाम्पल्स होने चाहिए ऐसे में, ठीक है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि पहले जीएस कंप्लीट कर लीजिए। ऐसे लाइए, एंशियंट हिस्ट्री, मिडिएवल, ये हो गया टेम्पोरल, ठीक है, टेम्पोरल, एंशियंट, मिडिएवल, मॉडर्न। एक एग्जाम्पल एंशियंट से उठाइए। क्रोनोलॉजी अप्रोच में देखिए, फर्स्ट पैराग्राफ आपको होगा एंशियंट हिस्ट्री पे बेस्ड, क्या देखा गया था, ठीक है। जैसे एग्रीकल्चर वाले में देखा जा सकता है कि एग्रीकल्चर की शुरुआत कैसे हुई थी, वो गॉर्डन चाइल्ड ने बोला था ना, एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन, न्यूलिथिक रिवोल्यूशन, ऐसे करके समथिंग 8000 BC से, ये एंशियंट हिस्ट्री। फिर मिडिएवल हिस्ट्री में किस डायनेस्टी ने एग्रीकल्चर के लिए क्या किया, मुगल्स ने क्या किया, कृष्णदेव राय ने इरिगेशन टेक्नोलॉजी बनवाया, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री में एग्रीकल्चर एक इशू था, चंपारण सत्याग्रह आया दिमाग में, आया दिमाग में, कैसे जोड़ रहा हूँ मैं, क्रोनोलॉजी कैसे आ रहा हूँ मैं, एंशियंट से मॉडर्न। मॉडर्न पे आके ये टेम्पोरल मेरा खत्म हो गया, क्योंकि अभी मॉडर्न ही चल ही रहा है। अब यहाँ से फिर सेक्टोरल आ गया, यहाँ से 3 पैराग्राफ मेरा ये हो गया, सेकंड पैराग्राफ ये, थर्ड पैराग्राफ ये हुआ। सेक्टोरल में ढूंढिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या एग्जाम्पल है, इन्वायरमेंट में क्या एग्जाम्पल है, वुमेन से रिलेटेड क्या एग्जाम्पल है, वुमेन इन एग्रीकल्चर। फिर कास्ट वाले, कौन से कास्ट के लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, ऐसे करके, ठीक है। फिर पॉलिटिकल लिख सकते हैं कि क्या क्या पॉलिसी बनाई गई है। इकोनॉमिक लिख सकते हैं कि आजकल किस टाइप के क्रॉप्स उगाए जा रहे हैं, ठीक है। सोशल, सोशल में वुमेन और ये कास्ट यहाँ पे आ गया, ठीक है। खुल गया पूरा डायमेंशन। कितने पैराग्राफ हो गए, 8-9 पैराग्राफ हो गए, खत्म हो गया, ऐसे ही करके खत्म हो जाएगा। और फिर कंक्लूजन में क्या लिखना है, इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा पहले, सबसे पहले इकोनॉमिक लाइए, फिर सोशल लाइए, उसके बाद पॉलिटिकल लाइए, ठीक है, क्योंकि पॉलिटिकल आप पहले कर लिएगा तो फिर वो अच्छी सोच फिर नहीं दिखाता। फिर वहाँ पे सोशल में ये दोनों लाइए, फिर पॉलिटिकल लाइए, उसके बाद फिर लाइए इन्वायरमेंट या फिर साइंस एंड टेक, इसको इंटरचेंजेबल लाइए, ठीक है। और फिर कंक्लूजन में देखिए 2 अप्रोच होता है, या तो यहाँ भी कोई स्टोरी लाइए नया सा, या फिर डेटा लाइए कोई नया सा, या फिर एक होता है साइक्लिक अप्रोच, यामी गौतम वाले स्टोरी को यहाँ पे फिर से कनेक्ट करिए कि एज एज इट वाज सोन इन द मूवी अ थर्सडे, समझ रहे हैं, ऐसे करके। ये साइक्लिक अप्रोच हो गया, पढ़ने वालों को भी मजा आएगा। आपने यहाँ शुरू किया यहीं से और खत्म भी यहीं पे किया, घूम के आके वापस आप बता रहे हो कि मैंने वो स्टोरी क्यों बताया था। आया समझ में, ये साइक्लिक अप्रोच। या फिर कोई नया स्टोरी भी लिखिए, या फिर कोई नया डेटा लिखिए कि हाउ एवर थिंग्स आर इम्प्रूविंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस डेटा ये सुधार हुआ है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ये अप्रोच होता है ऐसे का, ठीक है ना। क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं फिर, और भी कुछ डाउट्स है तो आप लोग बता सकते हैं। एक डाउट शायद मॉक टेस्ट का रह गया था, तो आप लोगों में से कोई पूछ लेना मुझसे, ठीक है, इसी में क्वेश्चन में कुछ पूछ लेना कि मॉक टेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है।
UPSC is different from BPSC. नाउ देर इज नो स्ट्रिक्ट सेपरेशन। हाँ, तो दोनों का तैयारी आप साथ ही कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मैंने तो दोनों का तैयारी साथ ही किया, तो मुझे कोई, इसीलिए शायद बीपीएससी वो 69th बीपीएससी जो प्रीलिम्स की तैयारी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं की थी, लेकिन क्वेश्चन पैटर्न ऐसा था कि यूपीएससी के हिसाब से था, इसीलिए प्रीलिम्स क्लियर हो गया। तो अगर आप कोई साथ में तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी का भी, तो ठीक है। तो आप जो नोट्स मेकिंग जो है, तो यूपीएससी की जो तैयारी करे वो हमेशा एडवांटेज में रहेगा। मैं एक चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि यूपीएससी में मेंस का जो सिलेबस लिखा हुआ है ना, बहुत डिटेल्ड सिलेबस लिखा हुआ है। आप लोगों ने नोटिस किया है क्या? जैसे आप बोल रहे थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो आप अगर दिक्कत हो ना, तो वहां जाके आप क्या क्या लिखा हुआ है, जो वहां भी नैनो टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है। समझ में आया कि क्वेश्चन कहाँ से आया? तो वहां जाके एक बार सिलेबस नोट डाउन करिए, वहां से जाके एक एक चीज, आप लोगों को डाउट होगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में किस चीज के नोट्स बनाओ, ठीक है? तो यूपीएससी के सिलेबस जाके देखिए वहां पे क्या क्या लिखा हुआ है। वहां पे रोबोटिक्स लिखा हुआ है, वहां पे नैनो टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में एआई हो गया, जनरेटिव एआई हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी लिखा हुआ है। तो इसके नोट्स होने चाहिए। आपके नोट्स यहाँ पे है बीपीएससी या यूपीएससी, मैंने कहीं दिखाया कि वहाँ पे कि बिहार में क्या इशू है एआई में? नहीं दिखाया। बिहार में क्या इशू है नहीं दिखाया, सब जगह वही इशू है। टेक्नोलॉजी सुबह से लेकर रात तक क्या दिक्कत कर रहा है, तो सेम नोट्स तो उसके लिए भी काम आ रहा है ना। समझ में आ रहा है? तो कोई स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है। आप नोट्स बनाने के लिए उसका मदद कर सकते हैं, आपका साथ साथ यूपीएससी का भी प्रिपरेशन होता रहेगा। और मैंने बताया एनसीईआरटी हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ना है, तो वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है यूपीएससी के लिए भी, ठीक है? तो साथ में तैयारी किया जा सकता है, सेम चीज़ पढ़ना है। हम्म 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 इंटरव्यू से पहले 4 मॉक्स दिया था मैंने, और हर जगह कुछ ना, आप लोगों ने यूट्यूब में किसी ने देखा होगा तो शायद देखा होगा। किसी ने देखा है क्या कोई मेरा मॉक इंटरव्यू? दृष्टि आईएएस में होगा, और फिर केएसजी में होगा। एडिटोरिया में भी मैंने मॉक दिया था, दिल्ली वाले सेंटर में। तो ये बहुत गंदी सिचुएशन थी। घुसकर मैं बोल रहा हूँ, एक टीचर को बोल रहा हूँ गुड आफ्टरनून सर, एक को बोल रहा हूँ गुड मॉर्निंग सर। नर्वसनेस। ये 4th मॉक में, मतलब 13 अक्टूबर को ये मैं मॉक देकर मैं पटना के लिए आ रहा था, और 17 अक्टूबर को मेरा इंटरव्यू था। लेकिन तैयारी इतनी अच्छी थी, रेजिलियंस इतना अच्छा था, 3 साल से फेलियर ही देखा हूँ, क्या है मेरे पास खोने को? तो जब इंटरव्यू पैनल के सामने मैं बैठा, सबसे लास्ट मेरा था, 5:45 बजे से मेरा इंटरव्यू था, पूरा बीपीएससी ऑफिस खाली हो गया था। जब मैं निकला तो पूरा अंधेरा है, मैं अकेले निकल रहा हूँ। उस समय 1 बजे से मैं बैठा हुआ हूँ, 10 मिनट का इंटरव्यू चला। आज तक जो स्ट्रगल था सब कुछ निकल गया। एक इतनी फ्लुएंट लैंग्वेज थी मेरी, इतनी शुद्ध हिंदी में बात कर रहा था कि लग रहा था कि मतलब सब कुछ परोस के दिया जा रहा है मुझे। तो आप लोग जब तैयारी करिएगा ना, तो वो नेचुरली आएगा। मॉक इंटरव्यू में आप लोगों को डर थोड़ा लगेगा क्योंकि कैमरा वगैरह सामने रहता है, लेकिन रियल इंटरव्यू में आप अच्छे ही करेंगे। तो पर्सनैलिटी लेकिन डेवलप हो गया आपकी प्रिपरेशन से। आप कितना रेजिलियंट है वो प्रिपरेशन से ही दिखे बनेगा, ठीक है? तो एज सच कुछ होता नहीं है, लास्ट मोमेंट पर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, यही सब पूछते हैं। मुझसे पूछा गया था एक ग्रेजुएशन से रिलेटेड, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से मैंने किया हुआ, तो वो मुझसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको क्या लगता है, कोई 3 टेक्नोलॉजी बताइए जो ट्रांसफॉर्मेटिव रही है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के परस्पेक्टिव से। तो सोच के तो बताया जा सकता है। मैंने बताया था, एक आईसी इंजन बताया था मैंने, आईसी इंजन बताया था, फिर शायद स्टीम इंजन समथिंग बताया था। सबसे पहले स्टीम इंजन बताया था, उसके बाद आईसी इंजन बताया, और फिर मैंने बताया अभी रेफ्रिजरेशन टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना इजी हो गया, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड, ऐसे करके मैंने इंटीग्रेट कर दिया था। बहुत आसान था। तो ऐसा नहीं, और 10 मिनट ही इंटरव्यू आपका चलेगा, तो कुछ खास है नहीं। जो चल रहा है न्यूज़पेपर में, आपसे पूछेंगे कि नेपाल में ऐसा क्यों हो गया, आपको पता है, आपके नोट्स में ये सब होगा करंट अफेयर्स वगैरह में, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वही बताना है। बस डरना नहीं है, ठीक है? और कॉन्फिडेंट रहना है बस, और यही है बस, और कुछ खास नहीं है। डाउट क्लियर हुआ? ठीक। सर मेरा क्वेश्चन पॉलिटी से है। हम्म सर पॉलिटी में जैसे आपने बताया स्टार्टिंग आर्टिकल से कर रही, हम्म जैसे सर क्वेश्चन आता है लोक अदालत एंड ट्रिब्यूनल को एक्सप्लेन और डिस्क्राइब करने के लिए, तो सर 38 नंबर के जो क्वेश्चन उसमें
पूछेगी तो सर दोनों को रिलेट करने में एट अ टाइम लास्ट जब 2-3 पेज लिखने के बाद उसमें लगता है कहीं से स्टार्ट कहाँ से करें, और लैक मतलब दोनों में करता है। तो लोक अदालत और कौन सा बोला आपने? तो इसके क्या आर्टिकल्स नहीं है? आर्टिकल से ही स्टार्ट करें। पॉलिटी में आर्टिकल से स्टार्ट करिएगा तो हमेशा फायदे में रहिएगा। या तो आर्टिकल से, या तो आप जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, 2021 में ट्राइब्यूनल से रिलेटेड अमेंडमेंट कुछ आया था, आप वो लिख सकते हैं। स्ट्रीमलाइन किया गया था ट्राइब्यूनल के फंक्शन को। विलेन और डिफरेंसेस दोनों पूछ रहा है। हम्म। तो सर उसमें क्या, उसमें भी आर्टिकल से आर्टिकल, लेकिन सर स्टार्टिंग करेंगे ना, बार बार एक ही चीज़ को यूज़ करेंगे तो आपको पॉलिटी के क्वेश्चंस कितने रहेंगे, यही तो आप बोलिए। शुरुआत के 5 क्वेश्चन आप जो लिखेंगे, पहला क्वेश्चन था, एक था अमेंडमेंट प्रोसीजर, एक था प्रियम्बल पे क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चंस हैं। तो प्रियम्बल पे तो आर्टिकल नहीं आया मेरा, अमेंडमेंट पे क्वेश्चन आया, लेकिन ये मेन कंटेंट मेरा हुआ आर्टिकल 368। तो यही मैं बोलो, आर्टिकल से ही शुरुआत करो। कुछ याद नहीं आया, आर्टिकल तो याद आएगा ही, लेकिन आप देख रहे हो कि लगातार 2 हो गया, 3 हो गया, आर्टिकल से ही शुरुआत कर रहा हूँ, तो आपको फिर करंट अफेयर्स, जीएस के नोट्स शेयर करना है। कैसे शेयर करूँगा फिर? मेरा प्लेटफॉर्म तो ऐसा कुछ है नहीं। मैं बात करूँगा, कोशिश करूँगा, चलिए। सर जी। सक्सेस में सर एजुकेशनल बैकग्राउंड कितना मैटर करता है सर? ये सब फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस। सक्सेस में बैकग्राउंड, मेरा बैकग्राउंड आपने देखा? आईआईटी से पढ़ा हूँ मैं, नहीं आईआईएम भी नहीं है मेरा। कुछ मैटर किया? मैंने इस कॉलेज से इंजीनियरिंग किया अपना। किसी ने नाम सुना है? बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, बीसी पटना। कोई है क्या वहाँ से? अच्छा, वहीं से हो तुम लोग। मेरा फर्स्ट बैच था 2016 से 20, 3 साल यहीं पे क्लास हुआ। 2020 के मार्च में जाके बख्तियारपुर शिफ्ट हुआ। बस 10 दिन रहा था, उसके बाद कोविड आ गया। समझ में आया ना? कुछ बैकग्राउंड मैटर किया कि बिहार से पढ़ा हूँ या फिर कहाँ से पढ़ा हूँ। इस बार के सिविल सर्विसेज इंटरव्यू में मैं इंटरव्यू तक पहुँचा था, सिविल सर्विसेज में इंटरव्यू तक पहुँचा हुआ था। कुछ मैटर किया वहाँ भी? बिहार में चलो मैटर नहीं करेगा क्योंकि बिहार से ही पढ़ा हूँ। यूपीएससी में भी मैटर किया? नहीं किया। यही जवाब है, ठीक है ना? कुछ मैटर नहीं करता है। किसी को और कुछ पूछना है? सर जैसे कि आप मैकेनिकल से किए हैं और हम सिविल से किए हैं, ये बख्तियारपुर कॉलेज से हम भी किए हैं इंजीनियरिंग सर इसी साल। तो सर फैमिली प्रेशर को आप झेले कैसे कि आप इंजीनियरिंग किए हैं फिर सिविल सर्विसेज में क्यों जा रहे हैं, आप इंजीनियरिंग की फील्ड में क्यों नहीं जा रहे? जैसे कि ईएससी हो गया, जे ये सब में जैसे हमसे ये सवाल पूछा जाता है। मेरे घर में बहुत सारे इंजीनियर हैं, कुछ सिविल सर्विसेज में भी हैं, तो प्रेशर मेरे ऊपर ऐसा है। इस प्रेशर को सर कैसे हैंडल करें, थोड़ा बताइए। ये वर्ड सुना है आपने? करेज ऑफ कन्विक्शन। आपको खुद पे भरोसा है कि आप क्लियर कर लेंगे? बस बोलिए घर वालों की, मुझे बस 2 से 2.5 साल दे दो, मैं क्लियर करके दिखा दूंगा। मैंने यही बोला था। 2019 की बात है, 2019 फरवरी की बात है। प्रिपरेशन में मैं आया नहीं था, बस सोच रहा था कि आना है। मैंने गेट की मटेरियल में डीजी की साड़ी ला कर रख दी थी कि अब मैं यही करूँगा, गेट मेरा क्लियर करना है। लेकिन अगस्त आते आते मुझे लगा नहीं, सिविल सर्विसेज की तरफ जाना है। तो मैंने इसी समय पापा को बता दिया था घर पे कि मैं इंजीनियरिंग के फील्ड से हटना चाहता हूँ, मैं सिविल सर्विसेज। तो ऐसा कुछ बैकग्राउंड नहीं है कि मैं क्लियर कर लूँगा, किसी को भरोसा नहीं होगा क्योंकि मेरे फैमिली भी सब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ही हैं। तो बस मैंने ये दिखाया पापा को, घर वालों को, कि आप मुझे बस सपोर्ट करिए 2-3 साल, मैं क्लियर कर लूँगा। करके दिखा दिया। तो यही मैटर करता है, आप कितने करेज ऑफ कन्विक्शन के साथ घर वालों को विश्वास दिला रहे हैं कि मैं ये कर लूँगा। समझ रहे हैं?
और ऐसा मेरे केस में डिफरेंट था कि मेरे को घर से कभी प्रेशर नहीं आया, बार बार फेल हो रहा था लेकिन हमेशा लग रहा था कि एक बार हो जाएगा बस, क्योंकि मैं बहुत सारी वो स्टोरी देख रहा था ना कि प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन जब क्लियर हो रहा है तो एक बार में सारा स्टेज क्लियर हो जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो उससे मोटिवेटेड रहिए आप थोड़ा सा, एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ मोटिवेशन ज़्यादा मत, लेकिन ये सब थोड़ी सी स्टोरी बताइए अगर घर वाले प्रेशर दे रहे हैं तो, कि एक बार क्लियर हुआ तो सब लाइन से क्लियर हो सकता है। समझ रहे हैं? ठीक है, बहुत बढ़िया। आखिरी क्वेश्चन लेते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कह रहे थे सर ड्यूरिंग एग्जामिनेशंस टाइम अगर मान लीजिए कोई चीज़ पढ़ते हैं, जैसे फेयर ऑफ एग्ज़ाम होता है, हम पढ़ तो लिए अच्छे से, लेकिन जब एग्ज़ाम देने समय में ये होता है कि ये चीज़ भूल रहे हैं, वो चीज़ भूल रहे हैं, मतलब कॉन्सोलिडेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको ओवरकम कैसे करेंगे पर्टिकुलरली? बताया मैंने, कितनी बार रिवाइज करवाया था मैंने 2 दिन के अंदर। कोई भी टेस्ट सीरीज होते हैं, इतना पढ़ने के बाद रिवीजन करने के बाद भी ये डाउट हमेशा रहता है कि ये छूट गया। नहीं, ऐसा नहीं होता, लेकिन आप रिवीजन आप बहुत चीज़ मतलब बढ़िया से करिएगा और सारे स्टैटिक चीज़ को कवर कर लीजिएगा ना, तो क्वेश्चन कुछ भी आए आप यही आंसर लिख के आइएगा। इम्प्लीमेंट करना भी आप सीख जाइएगा कि प्रियम्बल नहीं पूछा है, लेकिन मुझे प्रियम्बल में सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, सॉवरेनिटी सब पता है, रिपब्लिक क्या है, सोशल जस्टिस क्या है, इकोनॉमिक जस्टिस क्या है, समझ में आ रहा है, इक्वालिटी क्या है, फ्रेटर्निटी क्या है, तो यही सब पॉलिटी के आंसर में यूज करके आइए। समझ में आ रहा है? तो फिर अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो जो पढ़े हैं आप उसको ही इम्प्लीमेंट करिए। तो बार बार पढ़ने से यही होगा कि आप एप्लीकेशन सीख जाएंगे उस चीज़ का। तभी जो मैं बताया कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में ऐसा क्यों लिख पा रहा था, सेम चीज़ पढ़ रहा था और नोट्स को मैं रिवाइज कर रहा था, नहीं ये पहला नोट्स में मेरे 1.5, 4, 10 यही सब इंट्रोडक्शन में आता था, लेकिन फिर एक स्टेप के बाद डीपीएस पीरियड ये आने लगा, उसके बाद एक स्टेप के बाद फिर न्यूज़पेपर मैंने ऐड करना स्टार्ट कर दिया। समझ में आया? न्यूज़पेपर मैंने पढ़ना शुरू किया था 2022 के बाद से। अब समझ में आया? 2022 से पहले कुछ रिजल्ट नहीं हो रहा था, लेकिन 22 के बाद से क्यों ऐसा रिजल्ट होने लगा। कुछ छूट ही नहीं रहा था, ना करंट अफेयर्स छूट रहा था, स्टैटिक में पढ़ के बैठा हुआ था, सब जगह से मैं अब सेटिस्फाइड था कि अब हो जाएगा। ठीक है, तो बार बार रिवाइज करिए आप नोट्स को। लड़कियों में किसी को कुछ नहीं पूछना है? जी सर, जैसा कि आप अभी बताएं कि 3 साल तक आपका अटेम्प्ट नहीं हुआ, तो फैमिली का भी आपको सपोर्ट था ही, जी। हम लोग का भी, मेरा ऐसा ही है केस, लेकिन एक खुद पे डाउट आने लगता है ना, मतलब खुद पे लगने लगता है कितना मेहनत कर रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पे आप इस मेंटल ब्रेकडाउन को कैसे हैंडल करते थे? तो देखिए, सबसे पहले तो ये उस आपके लिए भी ये वैलिड है, आपको खुद पे तभी भी भरोसा रहना चाहिए कि हो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ ये तो हो गया कि सिर्फ मोटिवेट कर रहा है ये चीज़ कि करेज ऑफ कन्विक्शन है, मैं कर लूँगी, लेकिन आप पेपर पे क्या कर रहे हैं? आप जब 3 अटेम्प्ट नहीं हुआ तब मैंने क्या शुरू किया पता है? एनसीईआरटी उठा के पढ़ा, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर पढ़ा जो अभी मैंने बताया, स्टैटिक बुक पढ़ा, स्टैटिक बहुत अच्छे से कर लिया, ये 3 चीज़। उसके बाद प्रीलिम्स ऐसा नहीं हुआ तो तैयारी में कहीं ना कहीं दिक्कत है, इसीलिए क्लियर नहीं हो रहा। ये सब हम ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में बेसिक चीज़ जो है वो नहीं पढ़ रहे हैं, और जब आप क्वेश्चन एनालाइज करिएगा तो देखिएगा ये सब चीज़ पूछा जाता है, आपको कितना नॉलेज है, अमर्त्य सेन ने क्या बोला, वो उसने क्या बोला, ऐसे नहीं, बुक में जो लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, बेसिक रेफरेंस बुक में, तो वो पूछा जा रहा है एग्जाम में। तो फिर तैयारी को ऐसा मत सोचिए कि नॉलेज इकट्ठा करना है, यहाँ पे एग्जाम क्लियर करना है, एग्जाम में क्या क्या पूछा जा रहा है वही आपको पढ़ना है, तो उसके बाद बाहर के दुनिया से वो हट जाइए और जो एग्जाम ओरिएंटेड फिर स्टडी होना चाहिए। समझ रहे हैं? ठीक है, थैंक यू। और क्वेश्चन नहीं? वहाँ पे किसी ने हाथ उठाया जी। गुड इवनिंग सर, मेरा एग्ज़ाम 27 में, करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर में अभी से स्टार्ट करूँ या कुछ टाइम रह के? अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी से पढ़ना स्टार्ट करिएगा तो 1 साल तक तो समझ में नहीं आएगा न्यूज़पेपर आपको कुछ, लेकिन जब धीरे धीरे साथ में सिलेबस भी खत्म होते रहेगा कोचिंग में, जैसे अभी पॉलिटी चल रहा होगा, आपके एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, रोज रोज फेडरलिज्म और यही तो इशू आता है न्यूज़पेपर में, इंटीग्रेट कर लीजिएगा आप, सर क्या समझा रहे हैं क्लास में, क्या क्या इशू चल रहा है न्यूज़पेपर से, समझ आ रहा है? फिर आप साइंस एंड टेक पढ़ लीजिएगा, तो फिर साइंस एंड टेक के आर्टिकल्स भी आप समझ जाइएगा, फिर इंटरनेशनल अफेयर्स क्या है, तो वर्ल्ड पेज आता है हमेशा, वहाँ से आप वो भी ट्रम्प ऐसा क्यों बोल रहा है, ये ऐसा क्यों बोल रहा है, इजराइल में क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है? तो वहाँ से अब जब स्टैटिक क्लियर होते जाएगा तो
तो आपको करंट अफेयर्स वहाँ पे उठा देगा वो, समझ में आया? फिर तैयारी वो उसी समय से कंप्लीट होने लगेगी स्टार्टिंग से। तो फिर आपको वो नहीं कि 2 साल तक स्टैटिक पढ़ लिया, समझ में नहीं आ रहा तो फिर से आपको पीछे आना पड़ेगा न्यूज़पेपर। तो इससे अच्छा अभी से शुरू कर दीजिए। बोरिंग लग रहा है तो आधा 1 घंटा पढ़ लिया, रीडिंग हैबिट तो बनेगी। और आपने जो इंटरव्यू वाले जिन्होंने पूछा था, रीडिंग हैबिट अगर नहीं है ना तो इंटरव्यू में बहुत दिक्कत होगा। तो रीडिंग हैबिट आप लोगों की अच्छी होनी चाहिए। मैं क्या करता हूँ, इतने चीज़ मतलब डेली रूटीन के बाद मैं 10:30 बजे जब सोने जाता था तो मैं रोज 20 पेजेस पढ़ता था किसी बुक की। और ये आदत 1.5 साल हो गए मेरे रिजल्ट को, 1 साल हो गए सॉरी। अभी भी मैं पढ़ रहा हूँ, अभी मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ। अभी मैं फ्री में बैठा हुआ हूँ, कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ, ब्रेकिंग द मोल्ड। न्यूज़पेपर के नोट्स जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में जो चीज़ें, जैसे नेपाल क्राइसिस हुआ था तो उसके नोट्स होने चाहिए हमारे पास, जो बहुत बार बार आ रहे हैं, जैसे इजराइल फलस्तीन इशू, समझ रहे हैं? छोटे मोटे चीज़ नहीं कि मेडागास्कर में क्लाइमेट चेंज आया, बाढ़ आया, पॉलिटिकल टर्माइल हो गया। इजराइल फलस्तीन, नेपाल क्राइसिस, बांग्लादेश क्राइसिस, समझ में आ रहा है? और बात है फिर पॉलिटी की, तो पॉलिटी के जो आपने स्टैटिक में बना लिया वही सब न्यूज़ में आते रहते हैं, समझ में आया? और कुछ नया चीज़ आ गया तो आपको वहाँ पे ऐड कर लीजिए। जैसे मैंने वो गांधी जी वाला एग्जांपल दिया था, कुछ नया चीज़ आ गया तो कुछ नया चीज़ आ गया, अपने स्टैटिक वाले नोट्स में जाके ऐड कर लीजिए वो चीज़, ठीक है? जैसे वो आर्टिकल 257, 2, 3 जो मैंने लिखा था, कहाँ से लिखा था? ये बुक्स वगैरह में नहीं लिखा रहता है, लेकिन न्यूज़पेपर्स में आ रहा था बार बार, तो मैंने वहाँ ऐड कर लिया था नोट्स में। अब समझ में आया कैसे करके फिर वो तैयारी होते जा रही है? तो अभी से पढ़ना आप शुरू कर दीजिए न्यूज़पेपर, थोड़ा थोड़ा से, लेकिन रीडिंग हैबिट लगाइए, ठीक है जी। थैंक यू सर, बहुत अच्छा इंसाइटफुल सेशन था। और सेशन का एक रिवीजन कर लेते हैं। पूरे सेशन से क्या क्या सीखे? पहला, नोट्स बनाना है, जो आप लोग किसी का क्वेश्चन नहीं था और सर अच्छे से बताए हैं कैसे लिखना। दूसरा, उस नोट्स का रिवीजन कैसे करना है, ठीक है। तीसरा, आपका कैसे आंसर राइटिंग करना है, किए आप लोग। फिर कौन से आपके सोर्सेस कैसे होने चाहिए, बुक्स कैसे पढ़ना है। तो सर ने तैयारी को निचोड़ करके आपके 2 घंटे के सेशन में रख दिया। तो थैंक यू सर, बहुत अच्छा थैंक यू। जैसे सब हेडिंग मैंने क्वेश्चन दिखाया आपको कि कुछ स्टेटमेंट लिख दिया डॉट, उसके बाद क्रिटिकली एग्जामिन। तो सब हेडिंग जो भारी भरकम वर्ड है ना, वहाँ पे क्वेश्चन में, जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पे मुझे भारी भरकम शब्द दिखा कि वहाँ पे मैंने पॉलिटी वाले क्वेश्चन में दिखा था स्टेट बेस्ड कल्चरल डाइवर्सिटी, तो मेरे हेडिंग में आ गया था वो स्टेट बेस्ड कल्चरल डाइवर्सिटी। फिर फेडरल यूनिटी ऐसा कुछ था तो वो भी आ गया था मेरे उसमें। ये सब हुआ सब हेडिंग्स, ठीक है। फेडरल, और इसको भी इनोवेटिव में बना सकता हूँ। जितना क्वेश्चन में पूछा गया, जितने पार्ट में आप तोड़ सकते हैं ना क्वेश्चन को, स्पेशली लॉन्ग आंसर वाले में, आपके लिए लिखना इजी हो जाएगा। एक ही चीज पे आप 10 पॉइंट लिखते लिखते आपको समझ में नहीं आएगा, 4 पॉइंट के बाद खत्म हो जाएगा। तो आप जितने पार्ट में लेकिन तोड़ दीजिएगा ना, वो जैसे मैंने संथाल वाला क्वेश्चन दिखाया था, सिर्फ संथाल कॉजेज लिख दूंगा तो भूल जाऊंगा 4 पॉइंट। मैंने डिसाइड कर लिया इकोनॉमिक कॉजेज क्या थे, उसमें 2 पॉइंट, पॉलिटिकल कॉजेज क्या थे 2 पॉइंट, सोशल कॉजेज क्या थे 2 पॉइंट, 6 पॉइंट याद हो गया। ये ज़्यादा आसान है तोड़ कर करना। तो जितने पार्ट में आप तोड़ सकते हैं तोड़िए, वो एग्जामिनर को अच्छा लगता है। आप सेम चीज़ लिख रहे हैं, 1 पॉइंट ये, 2 पॉइंट ये, 3 पॉइंट ये, 10-10 पॉइंट ऐसे ऐसे बस लिख जाएगा, एग्जामिनर पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएगा। 3 पॉइंट लिख दिया आपने इस हेडिंग से, फिर 3 पॉइंट उसके नीचे आपने फिर हेडिंग बनाया, फिर 3 पॉइंट लिखा, पढ़ने वाले को बढ़िया लगेगा। जितने पार्ट में तोड़ सकते हैं, लेकिन ये नहीं जो क्वेश्चन में पूछा गया, जो कीवर्ड्स है अंडरलाइन करिए, उसको हेडिंग सब हेडिंग्स बनाइए, ठीक है। अपने से नहीं लाना है, फिर वो लगेगा आप क्वेश्चन से डाइवर्ट हो रहे हैं फिर, ठीक है जी। सेशन खत्म करते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट सबको। जी।